अस्सलामुअलैकुम। डैनी दानियाल के वादे के मुताबिक मेकअप का तमाम सामान मुहैया कर दिया था और फ़ोन के ज़रिए मारिया के वालिदैन को इतला दी थी कि वो डिलाइट होटल में पारस के साथ है। वो अपनी बेटी को लंदन वापस ले जाए क्योंकि यहाँ पारस के लिए कदम कदम पर खतरात हैं। उनकी बेटी की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। ये इतला देने के बाद वो पारस के दिमाग में आया। उसका ख्याल था वो दस्तूर के मुताबिक सांस रोकेगा, लेकिन दिमाग का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो ऐसी गहरी नींद में था जो मदहोशी का नतीजा होती है। उसने हैरानी से सोचा, आखिर ये मामला क्या है। उसका ख्याल था मारिया उसके पास मौजूद होगी। उसने उसके दिमाग तक परवाज की तो उसने सांस रोक ली। दानियाल ने 2-3 बार कोशिश की। उसके सांस रोकते रोकते इल्तिजा की, मारिया मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं, सांस ना रोको। लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी, उसे दिमाग से बाहर भगा देती थी। उसने परेशान होकर पारस को आवाज दी, पारस उठो, तुम्हें क्या हो गया है। वो कराहते हुए करवट बदलने लगा। उसकी नींद टूट रही थी मगर नशा नहीं टूट रहा था। दानियाल ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में बोल रहा हूं, तुम कभी शराब नहीं पीते, फिर यह मदहोशी कैसी है। वो मस्ती में चूर था, आंखें बंद थीं। एक हाथ उठाकर कह रहा था, मारिया मेरी जान, मारिया कहाँ हो तुम। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान कौन बोल रहा है, इसे डस लो, इसकी आवाज को मार डालो। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। दानियाल ने समझ लिया मारिया का जहर उसके अंदर बोल रहा है। उसने पारस के अंदर रहकर उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया ताकि उस कमरे में मारिया की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का पता चल सके। उसने आंखें खोली, फिर दानियाल की मर्जी के मुताबिक पूरे कमरे को देखा। वो नहीं थी, बाथरूम में हो सकती थी। पारस खुद उसे तलब कर रहा था, पुकार रहा था, मगर जवाब नहीं मिल रहा था। उसने लेटे ही लेटे मस्ती में अंगड़ाई ली, फिर उठकर बैठ गया। नींद खत्म हो गई थी, नशा भी कुछ कम हो गया था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो खुश होकर बोला, आ गई मेरी जान, मारिया आ गई। अरे तुम्हें दस्तक देकर आने की क्या जरूरत है। आओ सनम, जाओ सनम, घर तुम्हारा है। दरवाजा खुला, मारिया के वालिदैन नजर आए। उन्होंने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर पूछा, मास्टर पारस, हमारी बेटी कहाँ है। बेटी? पारस ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा, फिर कहा, अच्छा मारिया तुम्हारी बेटी, मेरी जान, तुम उसे ढूंढ रहे हो। मैं उसे पुकार रहा हूं, मारिया मेरी मारिया, तुम कहाँ हो। उसके वालिदैन ने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। फिर माँ ने अंदर जाकर देखा, वापस आकर बोली, यहां नहीं है। मेरी बच्ची परदेश में ना जाने कहाँ चली गई है। दानियाल ख्यालख्वानी के जरिए उनकी बातें सुन रहा था। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, पारस को किस तरह नॉर्मल हालत में लाना चाहिए। फिर वो यरूशलेम के एक बहुत ही मारूफ और तजुर्बाकार डॉक्टर के दिमाग में पहुंचा। उसकी सोच में सवाल पैदा किया, अगर कोई सांप के जहर से नशा करता हो तो उसके तोड़ के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर सोचने लगा, कई तरह के सांप होते हैं। जहर कम भी होता है, ज्यादा भी होता है और तेज तर भी होता है। वैसे इंतहाई जहरीला नशा कोई नहीं कर सकता। उस जहर की नन्ही सी बूंद मौत की नींद सुला देती है। दानियाल ने फिर उसकी सोच में सवाल किया, इंतहाई जहर को फैलने से पहले किस तरह कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर उसके तोड़ की दवा सोचने लगा। दानियाल ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया। उसने अपनी दवाओं का बैग लिया, उसमें जहर के तोड़ की मुख्तलिफ दवाएं रखी। फिर अपने बंगले से निकलकर कमरे में आया। उसे ड्राइव करते हुए होटल तक पहुंच गया। वहां से पारस के कमरे में आया। पारस अभी तक मदहोशी के आलम में था। डॉक्टर को देखकर बोला, क्या तुमने मेरी मारिया को देखा है। दानियाल ने डॉक्टर की जुबान से कहा, हाँ मुझे मारिया ने भेजा है। वो कहती है पहले तुम एक इंजेक्शन लगवाओ, कुछ दवाएं खाओ, फिर वो तुम्हें अपने पास बुलाएगी। पारस ने राजी खुशी इंजेक्शन लगवाया, कुछ दवाएं खाई। मदहोशी से होश की तरफ आने में कुछ वक्त लगने वाला था। दानियाल परेशान होकर सोच रहा था, मारिया के वालिदैन बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहां पारस का भी जिक्र करेंगे। इस तरह पुलिस वाले होटल तक पहुंच जाएंगे। पारस को फौरन इस होटल से निकाल कर ले जाना बहुत मुश्किल था। मुश्किल ये थी कि वह डॉक्टर के दिमाग से निकलकर पारस की हिफाजत के इंतजाम करता तो डॉक्टर बदहवास होकर सोचता, वो कहां से कहां पहुंच गए और सामने बिस्तर पर पड़ा हुआ नौजवान कौन है। वो भी होटल के मैनेजर और पुलिस वालों को बुला सकता था। फिर मारिया से खतरा था, पता नहीं वो कहाँ रूपोश हो गई थी। सोचने समझने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। उसने डॉक्टर के दिमाग को जरा आजाद छोड़कर कहा, हेलो डॉक्टर, मैं टेलीपैथी के जरिए आपको परेशान कर रहा हूँ, इसकी मुआफी चाहता हूँ। इस नौजवान को फौरी तौर पर नॉर्मल हालत में लाना बहुत जरूरी है। इसके अंदर जहर फैला हुआ था। आपने अभी जो इंजेक्शन लगाया था और दवाएं खिलाई थी वह सब आपके सामने रखी हुई हैं। इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं तो फौरन करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
डॉक्टर हैरानो परेशान होकर अपने दिमाग में होने वाली बातें सुन रहा था। दानियाल ने कहा, मैं 10-15 मिनट के लिए आपके दिमाग से जा रहा हूँ। प्लीज आप इस नौजवान को छोड़कर कमरे से बाहर ना जाएं। शुक्रिया, मैं अभी आ रहा हूँ। डॉक्टर थोड़ी देर तक गुमसुम बैठा रहा। वो सोच रहा था, मेरे जरिए कोई गैर कानूनी काम कराया जा रहा है। अगर ये नौजवान खतरे में है तो इसे फौरी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल पहुंचाना मेरा फर्ज है। वो उठकर टेलीफोन के पास आया, लेकिन रिसीवर उठाने से पहले ही डगमगा गया। उसकी सांस रुक रही थी। दानियाल ने कहा, मैं तुम्हारी सांस रोक रहा हूं और इस तरह तुम्हें हलाक कर सकता हूं। क्या तुम्हें मेरा दोस्ताना रवैया पसंद नहीं आया है? डॉक्टर ने कहा, मैं इसे फौरन अस्पताल पहुंचाकर इसकी जान बचाना चाहता हूं। यह नौजवान जहर का आदी है। इंतहाई जहर इसे सिर्फ मदहोश करता है। लिहाजा इसकी जान की फिक्र न करो। इसे जल्द अज जल्द नॉर्मल हालत में लाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने कमरे से बाहर कदम रखा या किसी तरह किसी से राब्ता कायम करना चाहा तो मैं तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगा। देखते ही देखते तुम्हारा दम निकल जाएगा। वह सहम कर पारस के पास आ गया। उसका अच्छी तरह मुआयना करके एक और इंजेक्शन तैयार करने लगा। दानियाल उसकी सोच पढ़कर मुतमईन हो गया। फिर अपने एक खास मातियत के पास पहुंचकर बोला, जो मेकअप का सामान खरीदा गया उसे लेकर फौरन पारस के पास पहुंचो। 5 मिनट में रेडीमेड मेकअप के जरिए आर्जी तौर पर इसका चेहरा तब्दील करो और इसे होटल से निकाल कर अपनी वैन में ले जाओ। मैं फिर राब्ता कायम करूंगा। वह डॉक्टर के दिमाग में आ गया। उसकी सोच बता रही थी कि दूसरे इंजेक्शन के असर से कुछ देर बाद ही पारस नॉर्मल हो सकेगा। दानियाल ने मारिया के बाप के दिमाग में छलांग लगाई। वो अपनी बीवी के साथ एक पुलिस अफसर के साय में बैठा हुआ था। अफसर कह रहा था, अच्छा तो बेटी का नाम मारिया है, उम्र क्या है? माँ ने कहा, 17 बरस। वह बहुत खूबसूरत है, गुलाब के फूल की तरह है। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में मकनातीसी कशिश है। अफसर ने पूछा, आप हुलिया बयान कर रही हैं या शायरी सुना रही हैं? चंद लफ्जों में जवाब दें, क्या वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ फरार हुई है? माँ की जुबान से पारस का जिक्र होने वाला था। दानियाल ने उसकी जुबान से कहा, जी नहीं, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बाप ने हैरानी से कहा, डार्लिंग ये क्या कह रही हो, हमारी बेटी तो। दानियाल ने फौरन उसकी अधूरी बात को यूं मुकम्मल किया, हमारी बेटी तो सिर्फ मासूम नहीं बल्कि इंतहाई मासूम है, बिल्कुल नौजायदा बच्ची की तरह है। अफसर ने पूछा, फिर वो आप लोगों को छोड़कर क्यों गई? दानियाल ने उसके बाप की जुबान से कहा, वो बहुत जिद्दी है, रात को एक खिलौने के लिए जिद कर रही थी। हमने कहा दूसरे दिन दुकान खुलेगी तो खिलौना खरीद कर देंगे, लेकिन वो जिद करती रही। रात को देर तक रोती रही। सुबह हमारी आंख खुली तो वो नहीं थी, वो गुस्से में चली गई। हो सकता है किसी ने उसे अगवा किया हो। माँ ने कहा, हाँ मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत है, कोई भी उसे उठाकर ले जा सकता है। उसका पासपोर्ट और तस्वीरें दिखाई। उसके वालिदैन ने वो चीज़ें पेश कर दी। अफसर ने तस्वीर देखकर कहा, वाकई गैर मामूली हुस्न है, आंखें खूबसूरत है मगर खतरनाक हैं। आप होटल में जाकर आराम करें, हमारे आदमी शाम तक उसे कहीं से पकड़ लाएंगे। वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आकर होटल की रेंटेड कार में बैठ गए। मारिया के बाप ने कहा, हमसे खाक रिपोर्ट लिखवाई है, हम कहना कुछ चाहते थे और कहते कुछ और रहे, क्या हम टेलीपैथी की जरूरत सने? दानियाल ने कहा, आप दुरुस्त समझ रहे हैं, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। अगर आप पुलिस अफसर के सामने पारस का जिक्र करते तो ये यहूदी मेरे बेटे को जिंदा ना छोड़ते। आइंदा आप दोनों को ये बात अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि किसी भी मामले में पारस का जिक्र ना आए। फरहाद साहब, आप ख्यालख्वानी के जरिए मारिया तक पहुंच सकती हैं। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं। जैसे उसके दिमाग में पहुंचता हूं वो सांस रोक लेती है। मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहती। मैं फिर कोशिश करूंगा, आप मेरी बात याद रखें। इस मुल्क में कभी पारस का नाम जुबान पर ना लाएं। शुक्रिया। वो पारस के पास आया। उसका माते उसे होटल से निकालकर वैन के पिछले हिस्से में ले आया। पारस खामोश और पुरसुकून था। मारिया को याद नहीं कर रहा था। वैसे वो हल्के हल्के सुरूर में था। उसे न अपनी फिक्र थी न जमाने का खौफ था, बस अपने ख्याल में मस्त था। दानियाल ने अपने मातियत से कहा, इसे अपने खुफिया अड्डे में ले जाओ, इसका अच्छी तरह ख्याल रखो, इसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो और ये किसी चीज की कमी महसूस ना करे। मैं अभी आऊंगा। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगा, मारिया को किस तरह काबू में करे। वह दिमाग में आने का मौका ही नहीं देती थी। वह इस अजनबी मुल्क और अजनबी शहर में जहां भी जाती लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाती। उसका गैर मामूली हुस्न और मकनातीसी आंखें दिलों को धड़का देती थी। जब तक वो भटकती रहती, पारस के लिए खतरात पैदा करती रहती। उसे जल्द से जल्द काबू में लाना बहुत जरूरी था। फिर दानियाल के दिमाग में बात आई, आखिर वो नागिन है, हसद और जलापे में नैन्सी को मार डालने के लिए तेलवैब जा सकती है। इस ख्याल के आते ही वो नैन्सी के दिमाग में पहुंच गया। ये वही वक्त था जब सोनिया ने फोन के जरिए मुझे नैन्सी की आवाज़ सुनाई थी। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच पढ़ रहा था और मालूम कर रहा था कि पारस आज दोपहर या शाम को फिर एक बार डॉन मूरस के रूप में उससे मिलने आएगा। अभी मैंने नैन्सी को मुखातिब नहीं किया था, चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ रहा था और समझ रहा था।
वो मेरे बेटे से किस तरह टूटकर मोहब्बत करती है और कितनी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही है। ऐसे ही वक्त मैंने डैनी दानियाल की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, नैन्सी मैं फरहाद बोल रहा हूँ। वो चौंक कर खला में तकने लगी। दानियाल कह रहा था, तुम मेरी बहू हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मारिया पारस को होटल में छोड़कर कहीं चली गई है। उसके वालिदैन और पुलिस वाले उसे तलाश कर रहे हैं। जैसे कि तुम जानती हो कि वो पारस के करीब किसी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डसने के लिए आ जाए। मैं तुम्हें समझाने आया हूं, जब तक पारस तुम्हारे पास ना आ जाए तुम किसी भी अजनबी औरत को अपने करीब ना आने देना। नैन्सी ने कहा, मैं आपके मशवरे पर अमल करूंगी, लेकिन पारस कहाँ है? उसने मुझसे राब्ता क्यों नहीं कायम किया? मारिया ने पिछली रात उसके जिस्म में जहर पहुंचाया था। वो बुरी तरह मदहोश था। मैं एक डॉक्टर के जरिए से तकरीबन नॉर्मल हालत में ले आया हूं। वो एक आध घंटे में तुमसे फोन पर बात करेगा। मैं ये बातें सुन रहा था। मैं अभी डैनी दानियाल को नहीं जानता था। वो जो कह रहा था उसकी तस्दीक के लिए मैंने फौरन ही ख्याल खुआनी की परवाज की। मुझे अपने बेटे के दिमाग में जगह मिल गई। उसने मुझे महसूस करते ही कहा, दानियाल वाकई तुम दोस्ती निभा रहे हो। ये बताओ, अभी तुमने मुझे कौन सी जगह पहुंचा दिया है? मैंने कहा, बेटे मैं तुम्हारा बाप हूं। अभी तुम किसी दानियाल को मुखातिब कर रहे थे। जाहिर है वो ख्याल खुआनी करने वाले दुश्मनों में से एक होगा। आखिर वह दोस्त कैसे बन गया? पारस मुख्तलिफ अल्फाज में अपनी हिस्ट्री बयान करने लगा। मैंने तमाम हालात सुनने के बाद कहा, बेशक अब हमें किसी यहूदी पर एतमाद नहीं करना चाहिए, लेकिन दानियाल ने कितने ही मरहलों में तुमसे दुश्मनी नहीं की। वो चाहता तो तुम्हें आसानी से हलाक कर सकता था या कानून के हवाले करके किसी काल कोठरी में पहुंचा सकता था, लेकिन वो दोस्ती का सबूत देता आ रहा है। हम उस पर एक हद तक एतमाद कर सकते हैं। मुझे पारस के दिमाग में डैनी दानियाल की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, जनाब फराज साहब, आज मैं दुनिया का खुश नसीब इंसान हूं। आप एक हद तक एतमाद कर रहे हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं कभी अंधा एतमाद करने के लिए नहीं कहूँगा, अपने अमल से साबित करूँगा कि यहूदी भी इंसान होते हैं। अगर हम में से अक्सर दुश्मन होते हैं तो बाज शीबा की तरह दोस्त भी होते हैं। मैंने कहा, तुम दुरुस्त कहते हो। अब मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ। एक खतरे से आगाह कर रहा हूँ। सुपर मास्टर तुम्हारी तलाश में है। एक टेलीपैथी जानने वाला क्रेजी मैन यहाँ पहुंच गया है। उसे मालूम हो चुका है तुम नैन्सी के दिमाग में जाया करते हो। आइंदा उधर का रुख ना करना, अपनी सरगर्मियां महदूद कर लो। वैसे तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ सिर्फ मैं नहीं, सोनिया भी मौजूद है। पारस ने खुश होकर पूछा, क्या मम्मा यहाँ आ गई हैं? मैंने उसे टेलीफोन नंबर बताया। वह फौरन ही रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। मैं उसके दिमाग से निकलकर दानियाल के पास आया, फिर उससे पूछा, क्या तुम सांस नहीं रोक सकते? वो शर्मिंदा सा होकर बोला, मैं बहुत ज्यादा पीने का आदी हूँ। मैं अक्सर सोचता था अगर कभी आपकी खिदमत करने का मौका मिल गया तो अपनी इस कमजोरी के बायस आपकी नजरों में गिर जाऊंगा। मैं आपके सामने दावा तो नहीं करता, मगर कोशिश करूंगा ये पीने की आदत छूट जाए या कम हो जाए। दानियाल, ये तुम्हारा जाती फेल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सुपर मास्टर का कोई टेलीपैथी जानने वाला मातियत चुपके से दिमाग में आकर तुम्हारे मंसूबे मालूम करता रहेगा और तुम्हें खबर नहीं होगी। तुम किसी भी मामले में अपनी शिकस्त और नाकामी के जिम्मेदार खुद होगे। अगर तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ा मकसद है तो उस मकसद में कामयाबी मुमकिन नहीं होगी। वो बड़ी हसरत से बोला, इसी शराब नोशी के बायस मैं सुपर मास्टर ना बन सका। मुझे इक़्तिदार का नशा है। मैं यही सोचकर अपनी कौम में आया हूं ताकि यहां हुकूमत कर सकूं। यहां भी तुम छुपकर हुकूमत कर सकोगे, सीना तानकर मंजरेआम पर नहीं आ सकोगे। आओगे तो कोई ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे दिमाग में जलजले पैदा कर देगा। तुम्हें इक़्तिदार का नशा और नशा वक्ती होता है। कोई भी मुखालिफ यह नशा उतार देगा। अगर मुल्क व कौम की बेहतरी का जज्बा होगा तो तुम पूरी तैयारियों के साथ और अपनी हिफाजती तदाबीर के साथ इक़्तिदार हासिल करोगे। मैं जीने का अंदाज बदलने की कोशिश करूंगा। आज यहाँ क्रेजी मैन आया है, आइंदा यहाँ दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले आएंगे। सुपर मास्टर तुम्हें मार डालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अपनी तबई उम्र तक जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ अरसे के लिए गोशा नशीन हो जाओ। हम में से किसी के दिमाग में आओ तो खुद ना बोलो। कोई दुश्मन हमारे दिमाग में छुपकर तुम्हारी आवाज और लब और लहजे को गिरफ्त में ले सकता है। मैं आपकी हदायत पर अमल करूंगा। अगर ख्याल ख्वानी जरूरी हुई या किसी से फोन वगैरह पर बात करने की जरूरत महसूस हुई तो आवाज बदल कर बोलूंगा। मेरा मशवरा है तुम एक मखसूस आवाज बना लो और उसी बदले हुए लबो लहजे में बोला करो। आओ, अब मैं सोनिया से तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ। मैं सोनिया के पास आया। वो अपने बंगले में नहीं थी। क्रेजी मैन ने जिस होटल में क्याम किया था उस होटल के सामने एक स्नैक बार के काउंटर के पास खड़ी कॉफी पी रही थी। मैंने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? फरहाद, वो क्रेजी मैन कहीं गायब हो गया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? चंद घंटे पहले उससे तुम्हारा राब्ता रह चुका है। मैंने अपने बंगले से फोन किया था। वह रिसीवर उठाकर बोल रहा था। उसी वक्त तो गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी, फिर भागने दौड़ने की आवाजें भी आती रही। सोनिया बयान देते हुए कह रही थी, मैंने उसी लम्हे किसी को दिमाग में महसूस किया। मैं समझी क्रेजी मैन आया है, लेकिन कोई और था। मुझसे पूछ रहा था, तुम कौन हो?
मैंने पूछा, पहले तुम बताओ कौन हो। उसने मेरे दिमाग में जलजला पैदा करने की नाकाम कोशिश की, फिर नाकामी के बाद बोला, अच्छा तो तुम वही हो जिसके दिमाग को ख्याल खुमानी की लहरें मुतासिर नहीं करती हैं। सोनिया की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि सुपर मास्टर का एक और ख्याल खुमानी करने वाला बंदा आ गया है। वो बंदा क्रेजी मैन के कमरे में था। उसने फोन के जरिए सोनिया की आवाज़ सुनी थी और उसके दिमाग में जलजले पैदा करके उसे काबू में करने की नाकाम कोशिश कर चुका था। जब सोनिया ने पूछा, तुम कौन हो और क्रेजी मैन के कमरे में ये फायरिंग की आवाज़ कैसी है, तो वो दिमाग से चला गया। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्रेजी मैन की खबर लेने आई हो? हाँ, कुछ पुलिस वाले होटल में आए हैं, शायद फायरिंग की वजह मालूम कर रहे हैं। मैं होटल के एक आदमी को मुखातिब करती हूँ, तुम उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करो वहां क्या हो रहा है। क्रेजी मैन कहाँ है वो फोन पर मुझसे बात नहीं कर पाया था। उसके साथ रोमा और डॉन मूरस भी है। उसने स्नैक बार के साथ वाले फोन बूथ में जाकर होटल के नंबर डायल किए। चंद लम्हों के बाद मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, सोनिया रिसीवर रख दो, हमारे दरमियान एक नया साथी डैनी दानियाल है, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, इससे बातें करो। मैंने मैनेजर के पास आकर मालूम किया वो फायरिंग के बाद होटल के उस कमरे में पहुंचा था। वहां क्रेजी मैन नहीं था। आसपास के कमरे वालों ने उसे भागकर लिफ्ट में जाते देखा था। उसके पीछे 2 आदमी गए थे, लेकिन लिफ्ट नीचे जा चुकी थी। अब पुलिस वाले आ गए थे। रोमा और डॉन मूरस से सवालात कर रहे थे। ये उन्हें मालूम हो गया था कि वो यहाँ के अरबपति मिल ऑनर का नवासा है। उसे फरहाद का एक आदमी पेरिस से यहाँ लाया है। क्रेजी मैन ने डॉन मूरस को यह बताया था कि वह फरहाद का आदमी है। उसके नाना को तलाश करके उसे वहां पहुंचा देगा। अब वो पुलिस वाले उसे उसके नाना के पास पहुंचाने जा रहे थे। मैंने सोनिया के दिमाग में आकर कहा, दानियाल तुम बातें न करो, क्रेजी मैन अपने दुश्मनों से बचकर निकल गया है, वो मदद के लिए सोनिया के पास जरूर आएगा। दानियाल ने कहा, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक आवाज़ और लहजा बदल कर बोल रहा हूँ, कोई दुश्मन मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सकेगा। उसी वक्त हमने सोनिया के दिमाग में क्रेजी मैन की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, दानियाल तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैं तुम्हारी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर तुम्हारे दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, नाकाम होकर फिर मादाम के पास आया हूँ। यहाँ फरहाद साहब भी मौजूद हैं, प्लीज़ आप मुझे उस दरिंदे से बचाएं, वो लॉरेंस डिकूजा है। सुपर मास्टर को मेरी गद्दारी का इल्म हो गया है। सोनिया ने पूछा, उसे कैसे इल्म हो गया? गलती मेरी थी, मैं तौबा करने के बावजूद शराब पीने बैठ गया। मुझे पता ना चला कि सुपर मास्टर चुपके से दिमाग में आकर मेरे चोर ख्यालात पड़ रहे। वो मुझ पर पिछले 2 दिनों से शुबा कर रहा था। उसे मालूम था कि मैं कैसीनो जाकर जुआ खेलता हूँ। उसने चुपचाप मेरे पीछे लॉरेंस डिकूजा को लगा दिया था। वो हमारा ताकुब करता हुआ यहाँ आया है। मैंने कहा, क्रेजी मैन तुम गधे हो, लॉरेंस डिकूजा तुम्हारे पीछे यहाँ सोनिया के दिमाग में भी आ चुका होगा। तुम यहां से जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैं उसके दिमाग में आया। वो ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसे जल्दी में फरार होने के लिए यही ट्रेन मिली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाकर छुपना चाहिए। मैंने कहा, तुम कहीं छुप नहीं पाओगे, अपनी सांसों पर काबू पाने की सलाहियत ना रखने वाले जब टेलीपैथी सीखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ख्याल खुमानी करने वाले दुश्मन दिमाग में पहुंचकर उनके हर खुफिया मुकाम तक पहुंच जाते हैं। मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं चंद सेकंड तक सांस रोक सकता था, मगर शराब ने बचाव का ये रास्ता भी कमजोर कर दिया। फरहाद साहब मुझे अपनी पनाह में बुलाए, मैं आपके कदमों में पड़ा रहूंगा। आपका सहारा मिलेगा तो मैं सुपर मास्टर को नीच तो नाबूद कर दूंगा। आप मेरे दिमाग में रहकर सुपर मास्टर की आवाज़ सुन सकते हैं, वो मेरे पास आता रहता है। सुपर मास्टर को मालूम हो चुका है कि तुम्हारा राब्ता सोनिया से है और मैं तुम्हारे दिमाग में आता हूँ, वो तुम्हारी इस खोपड़ी में कभी अपनी आवाज़ नहीं सुनाएगा। मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाएं, एक बार मेरी जान बचाएं। मैं 1000 बार आपके लिए जान की बाजी लगाऊंगा। फिलहाल ये ट्रेन जहां तक जा रही है वहां तक जाते रहो। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए इंतजाम करने जा रहा हूं, कम से कम आधे घंटे बाद आऊंगा। मैं ये कहने के बाद उसके दिमाग में खामोश रहा। वो बुरी तरह सहमा हुआ था। कंपार्टमेंट में हर आने जाने वाले को घबरा कर देखता था। ट्रेन तेज रफ्तारी से जा रही थी। खिड़की के बाहर मनाजर तेजी से गुजरते जा रहे थे। होटल में लॉरेंस डिकूजा के आलाकार उसे गोली मारने आए थे। वो बचकर चलाया था। डिकूजा उसके दिमाग में एक बार आया था और उसी की सोच में बोलता रहा था, मैं अपनी आवाज़ नहीं सुनाऊंगा, तुम्हें अपने दिमाग में नहीं आने दूंगा। क्रेजी मैन भागो, जहां तक और जितनी देर तक भाग सकते हो भागते रहो, मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। क्रेजी मैन सोच रहा था, लॉरेंस डिकूजा बहुत चालाक है, इस वक्त भी मेरे दिमाग में हो सकता है। डिकूजा बोला, क्या तुम मौजूद हो? मुझे यूं दहशत ज़्यादा ना करो, बोलो, मुझे अपनी आवाज़ सुनाओ। मैंने उसके दिमाग में कहकर लगाया, फिर आवाज़ बदल कर कहा, मैं डिकूजा बोल रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी असल आवाज़ कभी नहीं सुन सकोगे। मैं तुम्हें और फरहाद को अपने दिमाग में आने का मौका नहीं दूंगा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं एक बार सुपर मास्टर से बात करना चाहता हूँ। तुम लोगों को मेरे मुतल्लिक गलतफहमी हुई है। मैं अपनी वफादारी का सबूत देना चाहता हूँ। क्या सबूत दोगे? उसने कहा, यह सबूत कम नहीं है कि मैंने सोनिया का एतमाद हासिल कर लिया है। फरहाद भी मेरे पास आने वाला है। मैं बहुत जल्द पारस तक पहुंचने वाला था, मगर डिकूजा तुम काम बिगाड़ रहे हो। मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। मैं फरहाद, सोनिया और पारस को कहीं एक जगह मिलने के लिए बुलाऊंगा। सुपर मास्टर चाहेगा तो तीनों को एक ही जगह फना कर देगा। यह हम पारस को अगवा करके सोनिया और फरहाद को गोली मार देंगे।
ट्रेन की रफ्तार धीमी हो रही थी, कोई स्टेशन आ रहा था। मैंने डैनी दानियाल के पास आकर कहा, क्रेजी मैन के दिमाग में और देखो, जो ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मनों को दिमाग में आने से रोक नहीं सकते, वो किस अजाब में मुब्तला रहती हैं। दानियाल भी चुपचाप क्रेजी मैन के दिमाग में आ गया। वो सोच के जरिए कह रहा था, डिकूजा तुम खामोश क्यों, बोलते क्यों नहीं? मैं समझ गया तुम्हें और सुपर मास्टर को मुझ पर भरोसा नहीं है। ये ट्रेन रुक रही है, तुम जरूर अपने आदमियों को इस कंपार्टमेंट में भेजोगे। मैं हाथ नहीं आऊंगा। मैं कहता हूं मुझे सुपर मास्टर का वफादार समझो, वरना दुश्मन बनकर मुकाबला करूंगा। वो फौरन अपनी जगह से उठा, दौड़ता हुआ दरवाजे के पास आया। उसे खोलकर दूर तक प्लेटफॉर्म पर नजरें दौड़ाने लगा। कुछ मुसाफिर उतर रहे थे और कुछ सवार हो रहे थे। ट्रेन पर सवार होने वाला हर मुसाफिर डिकूजा का आलेकार लग रहा था। दो शख्स उसके कंपार्टमेंट के दूसरे दरवाजे से अंदर आ रहे थे। वो कूदकर बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया, भागता हुआ दूसरे कंपार्टमेंट में सवार हुआ। वहां बैठे हुए तमाम मुसाफिरों पर नजरें दौड़ाई, फिर पिछला दरवाजा खोलकर देखने लगा, क्योंकि जानी दुश्मन पिछले दरवाजे से भी अंदर आ सकते थे। दानियाल ने कहा, फरहाद साहब ये तो दहशत से मरा जा रहा है। डिकूजा इसके दिमाग में खामोश रहकर दहशत बन गया है। मैंने कहा, डिकूजा खामोश रहने पर मजबूर है, वो मुझसे खौफजदा है। उसके दिमाग में आवाज बदलकर शायद उस वक्त कुछ बोलेगा जब यकीन हो जाएगा कि मैं मौजूद नहीं हूं। उसने होटल में किसी को आलाकार बनाकर उस पर गोली चलाई थी, लेकिन उसे जान से नहीं मारा। शायद वो इसे गोली से नहीं, दहशत से मारना चाहते हैं। फरहाद साहब, क्रेजी मैन की यह हालात मेरे लिए इबरतनाक है। मैं तौबा करता हूं, अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब के बगैर जान निकलती है तो निकल जाए, मैं क्रेजी मैन की तरह अजाब में मुब्तला रहना नहीं चाहूंगा। उधर क्रेजी मैन ने देखा कि दो शख्स इस दूसरे कंपार्टमेंट में भी सवार हो रहे हैं, तो वो पिछले दरवाजे से उतर गया। किसी और कंपार्टमेंट की तरफ जाते हुए सोचने लगा, मुझे ऐसी जगह छुपकर सफर करना चाहिए जहां दुश्मन के आलाकार ना पहुंच सके। ट्रेन चलने वाली थी। वो दो कंपार्टमेंट के दरमियान रुककर लोहे की उस सीढ़ी को देखने लगा जो हर बोगी के पीछे लगी होती है, ताकि रेलवे मुलाजिम छत पर जाकर हर कंपार्टमेंट के वाटर टैंक में पानी भर सके। वो तेजी से आगे बढ़कर उस सीढ़ी पर चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी थी, अब वहां कोई नहीं आ सकता था। वो मजबूती से निचले पायदान पर पांव जमाए और ऊपरी पायदान को हाथ से पकड़े इत्मीनान से खड़ा हुआ था। सोच के जरिए कह रहा था, डिकूजा मैं समझ गया। जब मैं फरहाद को अपनी वफादारी का यकीन दिला रहा था तो तुम चुपचाप रहकर बातें सुन रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं, हो सकता है जब मैं सुपर मास्टर के साथ वफादारी का तुम्हें यकीन दिला रहा था तो फरहाद ने भी सुन लिया हो। मैं उधर का हूं ना इधर का हूं, ना उधर की बोगी में हूं ना इधर की बोगी में हूं, बीच में लटक रहा हूं। क्या यही मेरा अंजाम है? ट्रेन अब तेज रफ्तारी से दौड़ती जा रही थी। अगर सीढ़ी पर हाथों की गिरफ्त जरा भी कमजोर होती या पांव फिसलता तो वो तेज रफ्तार ट्रेन के नीचे आकर कई टुकड़ों में तकसीम हो जाता। उसे ऐसी मौत का खौफ नहीं था। ऐसी मौत से बचने के लिए सीढ़ी पर हाथ पांव की मजबूती काफी थी। खौफ तो अनदेखे दुश्मन का था जो किसी वक्त भी ख्याल ख्वानी के जरिए कदम उखाड़ सकता था। फिर अचानक ही उसके हाथ पांव कांपने लगे। कोई उसके अंदर भराई हुई आवाज में कह रहा था, हाथ छोड़ दो, कब तक सीढ़ी पकड़े रहोगे? उसने और मजबूती से पकड़ लिया। इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं डिकूजा नहीं, तो मुझे मरने पर मजबूर नहीं कर सकते, चले जाओ यहां से। उसने सांस रोकने की कोशिश की। इस कोशिश में चंद सेकंड तक कामयाब रहा। मैं और दानियाल भी उसके दिमाग से निकल गए थे। जब दोबारा वहां पहुंचे तो वो चीख रहा था। डिकूजा ने हमसे पहले आकर उसके दिमाग में जलजला पैदा किया था। उसके हाथ पांव ढीले पड़ रहे थे। मैंने कहा, क्रेजी मैन मैं तुम्हें दुश्मन के हमलों से बचा सकता हूं, मगर सवाल पैदा होता है तुम्हें क्यों बचाया जाए? वो गिड़गिड़ाने लगा, फरहाद साहब मेरा दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा है, मैं दूसरा झटका बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आपको अपने प्यारे बच्चों का वास्ता देता हूं, मुझे बचा लीजिए। मेरे उन्हीं प्यारे बच्चों में से एक को सुपर मास्टर ने कैदी बनाया है और दूसरे बच्चे को तुम अगवा करने आए थे। किस मुंह से उनका वास्ता दे रहे हो? उसी वक्त मैंने उसके दिमाग में जलजला महसूस किया। उसके हलक से आखिरी चीख निकली। हाथ ढीले पड़ गए, पांव अपनी जगह से उखड़ गए। फिर वो दोनों बोगियों की दीवारों से टकराता हुआ नीचे चला गया। ट्रेन उसी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती गई होगी। हमें इसके बाद कुछ मालूम ना हो सका। हम अपनी अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गए थे। फिर मैंने दानियाल के दिमाग में पहुंचकर देखा। वो गुमसुम बैठा अपनी मौत को याद कर रहा था और सोच रहा था, अगर मैं बुरी आदतें नहीं छोड़ूंगा, सांस रोकने की मश्क नहीं करूंगा और फरहाद साहब का वफादार नहीं रहूंगा तो ऐसी ही हराम मौत मरूंगा। मैं नैन्सी के पास आया। वह ड्राइंग रूम में अपने नाना के पास बैठी हुई थी। सामने वाले सोफे पर रोमा और डॉन मूरस थे। दूसरी जानी पुलिस अफसर बैठा हुआ कह रहा था, मिसेज नैन्सी मूरस, तुम अपने शौहर को अच्छी तरह पहचानते हो। क्या यह डॉन मूरस तुम्हारा शौहर नहीं है? डॉन फौरन ही रोमा से लिपट कर बोला, मैं किसी का शौहर नहीं हूं। रोमा मुझे यहां से ले चलो, हमारे साथ धोखा हो रहा है। रोमा उसे प्यार से थपकते हुए बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। डॉन के नाना ने कहा, धोखा मेरे साथ हो रहा है। कल रात नैन्सी ने आकर कहा कि मिस्टर फरहाद ने हमारे डॉन को अगवा किया है।
और अब इस अहमक से डॉन को मेरे पास भेज दिया है। मैं कभी यकीन नहीं कर सकता कि ये मेरा अपना नवासा है। रोमा ने कहा, जनाब, आपके नवासे की तरह बदनसीब और मजलूम कोई ना होगा। इसके दोनों अंकल टॉम और सामने इस पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। ये देखिए। उसने डॉन को कमीज उतारने के लिए कहा। जब उसने अपना आधा ऊपरी जिस्म नंगा करके दिखाया तो वहां जा बजा चाबुक के निशानात थे। कई जगह से खाल उधड़कर सूखे हुए जख्म की सूरत इख्तियार कर गई थी। रोमा ने कहा, वो जालिम चचा अरबपति नाना के नवासे को रूखी सूखी खाने को देते थे, इसे दिमागी कमजोरी की दवा इस्तेमाल कराते थे। मैं नर्स बनकर इसकी जिंदगी में आई तो इसे जरासान दवाओं से महफूज करने लगी। बूढ़े नाना के दिल में दर्द उठ रहा था। दिल पूछ रहा था, ये मेरा नवासा है तो इस पर इतने मुजालिम क्यों ढाए गए? मैंने इतने अरसे तक इसकी खबर नहीं ली। मैं भी कसूरवार हूं। रोमा ने कहा, हमें दौलत का लालच नहीं है। लेकिन एक दिन पारस अचानक हमारी जिंदगी में आया। उसने वादा किया कि वो डॉन को उसका हक दिलाएगा और उसके नाना तक उसे पहुंचाएगा, लेकिन उससे पहले लाजमी है कि डॉन को पेरिस में कुछ अरसे रखकर दिमागी अमराज के माहिरीन से इलाज कराया जाए। वहां इसका इलाज होने लगा। इधर पारस डॉन बनकर आपके यहां पहुंच गया, जिसे आप अपना नवासा और नैन्सी का शौहर समझते हैं, वो दरअसल पारस है। नाना ने चौंक कर नैन्सी को सवालिया नजरों से देखा। वो जल्दी से सर झुकाकर एक नाखून से पॉलिश को खुरचने लगी। पुलिस अफसर भी पारस का नाम सुनकर चौंक गया। उसने नैन्सी से पूछा, क्या यह दुरुस्त है? उसके नाना ने कहा, यह कैसे दुरुस्त हो सकता है? अगर वो पारस होता तो मिस्टर फरहाद शादी के दिन अपने बेटे को दिमागी तकलीफ क्यों पहुंचाते? मैंने नैन्सी से कहा, बेटी अब हकीकत ना छुपाओ। इंशाल्लाह तुम्हारे पारस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। असल डॉन मूरस को उसका हक मिल जाएगा। बेचारे ने वाकई बहुत मुसीबतें उठाई हैं। नैन्सी एक गहरी सांस लेकर बोली, ग्रैंडपा, मैं हकीकत नहीं छुपाऊंगी। मेरी शादी आपके नवासे से नहीं, पारस से हुई है। पहले मैं ये बात नहीं जानती थी। पारस ने शादी के दिन से दिमागी तकलीफ पहुंचने का फ्रॉड किया था। इस फ्रॉड के जरिए वो मुझसे दूर रहना चाहता था। उसका ज़मीर यह गवारा नहीं करता था कि मुझे फरेब दे और मेरी इज्जत से खेले। जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो मैंने दिलो जान से उसे अपना जीवन साथी तस्लीम कर लिया। नाना गुस्से से उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, क्या तुम होशो हवास में ऐसा कह रही हो? मैं किसी मुसलमान की तौहीन करके ज़हनी अजाब में मुब्तला नहीं होना चाहता, लेकिन जब मुसलमान अपनी बेटी यहूदियों को नहीं देते तो हम अपनी बेटी कैसे मुसलमानों को दे सकती हैं? अफसर ने कहा, बात सिर्फ यहूदी और मुसलमान की नहीं है। पारस हमारे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर आया है और एक खतरनाक मुजरिम की तरह वारदात कर रहा है। उसने हमारे एक अहम आदमी की पहले आंख फोड़ी, फिर उसका एक हाथ काटने पर मजबूर किया। अब उसे एक टांग से महरूम करना चाहता है। तुम्हारे ग्रैंडपा इसराइल के चंद अरबपति सरमायादारों में सरे फहरिस्त हैं। तुम इतने बड़े आदमी की नवासी होकर एक मुजरिम मुसलमान को अपना जीवन साथी तस्लीम कर रही हो। नैन्सी ने कहा, जो हकीकत है उसे मैंने बयान कर दिया है। अफसर ने कहा, तुमने अच्छा कहा, यह बहुत अच्छी बात है। अब पारस को कानून के हवाले करने में हमारी मदद करो। ऑफिसर, मैं तुम्हें अपनी शारक तक पहुंचने दूंगी, लेकिन पारस तक पहुंचने का मौका कभी नहीं दूंगी। इसका अंजाम जानती हो? किसी बुरे अंजाम की धमकी देने से पहले यही याद कर लेना कि मैं फरहाद अली तैमूर की बहू हूं और इस वक्त मेरे फादर इन लॉ मेरे दिमाग में मौजूद हैं। उसके नाना एकदम से नरम पड़ गए। हिचकिचाते हुए बोले, क्या वाकई फरहाद साहब यहां मौजूद हैं? मैंने एक पुलिसमैन की जुबान से कहा, जी हाँ, मैं अभी अपनी बहू के पास था। अब इस सिपाही की जुबान से बोल रहा हूं। मेरी मौजूदगी का मजीद सबूत यह है कि यह ऑफिसर थोड़ी देर तक अपनी जगह से उठ नहीं सकेगा। आप इससे उठने की फरमाइश करें। यह कहते ही मैं पुलिस अफसर के दिमाग में पहुंच गया। वो सोच रहा था कि मैं वाकई अपनी जगह से उठ नहीं पाऊंगा। उसने आजमाइश के तौर पर हौले से उठने की कोशिश की। मैंने नाकाम बना दी। उसके दिमाग ने समझाया, मुझे जल्दी से पूरी कुव्वत के साथ उठना चाहिए। उसने अचानक ही पूरा जोर लगाया, लेकिन जोर महज जिस्म का नहीं होता। जिस्म दिमाग के ताबे होता है। गोया दिमाग ज्यादा जोरावर होता है और वो मेरी मुट्ठी में था। दिमाग की मर्जी के बगैर वो हिल नहीं सकता था। सब उसे देख रहे थे। वो बार बार उठना चाहता था मगर सिर्फ दाएं बाएं हिलकर रह जाता था। तब उस अफसर को एहसास हुआ कि वह तमाशा बन रहा है। उसने झीम कर मुस्कुराते हुए कहा, यह टेलीपैथी अजीबोगरीब इल्म है। मैं तस्लीम करता हूं यहाँ फरहाद साहब मौजूद हैं और मैं उनकी मर्जी के बगैर यहां से उठ नहीं सकूंगा। नैन्सी ने कहा, ग्रैंडपा, जिस तरह यह सच है कि मैं आपके सामने हूं और आप मेरे सामने हैं, उसी तरह यह भी हकीकत है कि यही डॉन मूरस आपका नवासा है। आप इसे कबूल करके इसकी बदनसीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दें। नाना ने आगे बढ़कर डॉन मूरस के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे उठो। वो उठकर खड़ा हुआ तो नाना ने गले से लगाया। रोमा खुशी के मारे रोने लगी। मैंने नैन्सी से कहा, बेटी, इस लड़की ने डॉन की तारीख जिंदगी को रोशन रखा था। दुश्मन जब भी इसे जख्म लगाते थे ये जख्मों पर मरहम रखा करती थी। यह सच्ची है। अपने सीने में मोहब्बत करने वाला दिल रखती है। डॉन भी इसके बगैर नहीं रह सकेगा। नैन्सी ने रोमा का हाथ पकड़कर उठाया। उसके आंसू पहुंचे, फिर कहा,
तुम्हारे जैसी मजबूत इरादों की लड़की मुसीबतों में कभी नहीं रोती। खुशी मिले तो रोने लगती हैं। बस बहुत रो लिया, अब मुसर्रतों का जमाना आया है। हमेशा मुस्कुराती रहो। डॉन तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। एक मुलाजमा ने ऊपरी मंजिल से नैन्सी को मुखातिब करके कहा, आपका फोन है। वो फौरन ही दौड़ती हुई जीने तक आई। एक कदम में दो दो जीने फलांगते हुए ऊपर पहुंची। फिर अपने बेडरूम में आकर रिसीवर उठाकर हाँफते हुए बोली, पारस ये तुम हो? हाँ। मालूम होता है दौड़ती हुई आ रही हो। क्या करूं, तुम दौड़ा रहे हो, मैं दौड़ रही हूं। मालूम होता है खुदा ने हमारी सुन ली है। अब यह सबको मालूम हो चुका है कि पारस मेरा जीवन साथी है। मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितना फख्र महसूस कर रही हूं। ओ गॉड, मैं इस खुशी में तुम्हारी खैरियत पूछना भूल गई। मैंने सुना था मारिया ने तुम्हें डस लिया है, अब कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूं। उसका जहर मुझे मारता नहीं, सरूर पहुंचाता है। मुझे जला रहे हो? तुम्हें जलाना होता तो मारिया से दूर ना होता। वो अभी मजहब, कानून और तहजीबी तकाजों को नहीं समझती है। मैंने सोनिया मम्मा से बात की है, वो मारिया को ढूंढकर अपने साथ ले जाएंगी, लेकिन पहले तुम्हें देखेंगी। मुझसे पूछ रही थी तुम कैसी हो। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा है एक फजूल सी लड़की जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता। वो हंसने लगी। पारस ने कहा, मम्मा ने कहा अब यहाँ की पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस वाले मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारे घर पर नजर रखेंगे। वह दिल बर्दाश्ता होकर बोली, क्या हम नहीं मिलेंगे? मिलने के लिए खतरा मोल लेना होगा, और खतरा सिर्फ यहाँ के मुहाफिजों से ही नहीं, सुपर मास्टर और उसके टेलीपैथी जानने वाले साथियों से भी है। सब मुझे तलाश कर रहे हैं। अब क्या होगा पारस? तुमसे ना मिलने का ख्याल मुझे मार डालता है। मैं खुद तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। सोचता हूं तुम्हारे ड्राइवर के मेकअप में मिलने आ जाऊं। वो खुश होकर बोली, क्या सच कह रहे हो? हाँ। अभी रोमा और डॉन मूरस को शॉपिंग कराने कार में बैठकर निकलो। ड्राइवर को पहले राजदार बना लो। उसकी 2-4 तस्वीरें अपने पर्स में एक लिफाफे के अंदर रखो। कहीं भी शॉपिंग के दौरान मिस्टर दानियाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे। वो तस्वीरों वाला लिफाफा जिसे देने के लिए कहेंगे चुपचाप उसे दे देना। क्या उन तस्वीरों को देखकर मेकअप करोगे? हाँ, मेकअप मुकम्मल होने के बाद मिस्टर दानियाल तुम्हें बताएंगे कि ड्राइवर को अब किस मुकाम पर भेजना चाहिए। उस वक्त तुम उसके साथ ना आना। तुम्हारे नाना या डॉन मूरस वगैरह आ जाएं तो अच्छी बात है। मैं उनकी मौजूदगी में ड्राइवर की जगह आ जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। वो पारस की बातें सुन रही थी और रिसीवर कान से लगाए खुशी से बल खा रही थी। ओह, मैं क्या बताऊं मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं अभी तुम्हारे मशवरों पर अमल कर रही हूं। वह रिसीवर रखकर ड्राइंग रूम की तरफ आई। वहां अभी तक पुलिस अफसर बैठा उसके नाना से बातें कर रहा था। नैन्सी ने कहा, डॉन मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, लिबास तब्दील करो। मैं तुम्हें और रोमा को शॉपिंग के लिए ले जाऊंगी। ये कहकर वो किचन की तरफ आई, फिर किचन के पिछले दरवाजे से ड्राइवर के क्वार्टर की तरफ जाने लगी। वह सूरत से ही बेरहम लगती थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे शैतान नाच रहा हो। हाथ पांव की खासी मजबूत थी। लड़ने का हुनर जानती थी। किसी को मुकाबिल को बगल में दबोच लेती तो वो निकल नहीं पाता। उसका बाप तनवीमी अमल का माहिर था। उसने बेटी की शैतानी आंखों और शैतानी आवाज को मद्देनजर रख के उसे तनवीमी अमल सिखाया था। आज वो इतनी खतरनाक कामला बन गई थी कि उसे सुपर मास्टर की सरपरस्ती हासिल हो चुकी थी। सुपर मास्टर अपने टेलीपैथी जानने वाले मातियत लॉरेंस डिकूजा से बहुत खुश था। उस पर बहुत एतमाद भी करता था। डिकूजा ने पारस नोम को उसकी कैद में पहुंचाकर और ज्यादा एतमाद हासिल कर लिया था। इसलिए उसने डिकूजा को क्रेजी मैन के पीछे लगाया था। उसका ख्याल था डिकूजा ही दूसरे पारस को भी अगवा करके उसकी कैद में पहुंचाएगा। सुपर मास्टर को यकीन था कि मैं और रसवंती पारस अव्वल की पूरी हिफाजत करेंगे। अगर हम किसी तरह डिकूजा के दिमाग में पहुंचेंगे तो मेरे दोनों बेटों को कैदी बनाकर रखने का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ इस बात पर था कि हम डिकूजा के दिमाग तक कभी ना पहुंच सकें, जबकि डिकूजा में भी वही खराबियां थी जिनके बायस आदमी अपनी सांसों पर काबू नहीं पाता। मगरबी सोसाइटी में सभी शराब और शबाब को रोज का मामूल समझकर इस्तेमाल करते हैं। मशीन के जरिए टेलीपैथिक इल्म हासिल करने वालों में बड़ी बड़ी खूबियां थीं, लेकिन कमारबाजी, शराब और शबाब से खेलने की बुरी आदतें उन्हें ले डूबती थीं। सुपर मास्टर ने कहा, डिकूजा तुम्हारे अंदर जो कमजोरी है उसे एक औरत ही दूर कर सकती है। औरत के जिक्र पर उसकी बाछें खिल गईं। वो बहुत खुश हुआ मगर ताजुब से बोला, मास्टर विवॉन, तुम कहते हो शराब और औरत मुझे कमजोर बना देती है? फिर एक औरत मेरी कमजोरी कैसे दूर कर सकती है? मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो औरत एक बला है। तुम उसे अपनी मर्जी से कभी हाथ नहीं लगा सकोगे। वह हमेशा तुम्हें अपने जेर असर रखेगी। एक औरत और मुझे अपने जेर असर रखेगी? कैसी बातें कर रहे हो मास्टर? वो औरत क्या सोनिया है? नहीं, उसे किलर्स क्वीन यानी कातलों की मलका कहते हैं। नाम उसका क्विली ग्राहम है। वो तेलबैब में तुम्हारे साथ रहेगी। वक्तन फवक्तन तनवीम अमल के जरिए तुम्हारे दिमाग को मुकफ्फल रखेगी। फरहाद जैसे टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन तुम्हारे अंदर नहीं आ सकेंगे। दिमागी तौर पर तुम्हें कमजोर नहीं बना सकेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसका मामूल बनकर रहूं, एक औरत से कमतर हो जाऊं?
क्विली ग्राहम को तुम्हारे कमतर या बरतर होने से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हमारी तरह सरकारी मुलाजम है। वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग को लॉक करेगी और तुम्हारे दिमाग में ये बातें नक्श करेगी कि तुम मिशन पूरा होने तक शराब को हाथ नहीं लगाओगे और किसी औरत के करीब नहीं जाओगे। इस तरह मैं क्विली का पाबंद हो जाऊंगा। मिशन पूरा होने तक तुम्हें इसकी तरफ से आयद करदा पाबंदियों में रहना होगा। ये मेरा हुक्म है। तुम्हारे पीछे जो दरवाजा है उसे खोल कर जाओ और उससे मुलाकात करो। ये बातें ख्याल ख्वानी के जरिए हो रही थी। डिकूजा अपने बंगले के स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसने चौंक कर पिछले दरवाजे को देखा, फिर कहा, मास्टर, मैं अपने बंगले के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद रखता हूं, वो अंदर कैसे आ गई? ये सवाल क्विली से करो, वो जवाब देगी। वो उठकर खड़ा हो गया, उस दरवाजे के पास आया जिसके पीछे ड्राइंग और डाइनिंग रूम था। वो एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर आया। एक तरफ खाने की मेज पर वो बैठी हुई थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन आंखें मलते ही साकित रह गया। वो देखने से ताल्लुक रखती थी। उसके हसीन मुखड़े पर ऐसी सख्ती और संगदिली थी जैसे पत्थर को तराश कर बनाई गई हो। उसके होंठ कुदरती तौर पर गुलाबी थे, दांत साफ और चमकीले थे। आंखों से दरिंदगी, खुदगर्जी और मक्कारी साफ झलकती थी। जिसम ऐसा सेहतमंद था जैसे वो सुबह शाम वर्जिश करती हो या भागती दौड़ती रहती हो। वो अजीब चीज थी, खतरनाक भी थी। उसे हासिल करने की आरजू भी होती थी मगर हासिल करने का हौसला नहीं होता था। छठी हिस्स कहती थी ये बला है, कभी भला नहीं करेगी। डिकूजा ने हिम्मत करते हुए आगे बढ़कर पूछा, तो मेरे बंगले में किस तरह दाखिल हुई? तुम स्टडी रूम में बैठे हुए थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, तुमने उठकर दरवाजा खोला। मैं अंदर आई, तुम दरवाजा बंद करके फिर अपनी पहली जगह जाकर बैठ गए। तुम झूठ कहती हो। मैं 2 घंटे से स्टडी रूम में हूं। किसी ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। क्या तुम मुझे पागल या गायब दिमाग प्रोफेसर समझती हो कि मेरे सामने से गुजर कर जाओगी और मैं तुम्हें नहीं देखूंगा? डिकूजा, तुम सुपर मास्टर के लिए अहम फराइज अदा कर रहे हो, लेकिन शराब पीते वक्त भूल जाते हो कि दुश्मन तुम्हारी मदहोशी से हमारे, तुम्हारे और सुपर मास्टर के अहम मामलात की तह तक पहुंच सकती हैं। मैं अभी मदहोश नहीं हूं। फिर तुम कैसे आ गई? तुमने पिछली रात बहुत ज्यादा पी ली थी। क्या तुम्हें पता है तुम क्लब से यहां तक किस तरह आए थे? वो सोचने लगा। उसे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा था। क्विली ने कहा, तुम क्लब से निकलकर कार में आए थे। मैं पहले ही स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गई थी। तुमने पूछा मैं कौन हूं। मैंने कहा तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकोगी, मेरी आंखों में देखो। वो बोला, हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है। इसके बाद क्या हुआ? तुमने मेरी आंखों में देखा। इसके बाद तुम्हें अपनी खबर न रही। यकीन ना हो तो अभी मेरी आंखों में देखो, होश उड़ा दूंगी। डिकूजा ने आंखों में आंखें डाली, फिर फौरन ही नजरें हटा ली। ऐसा ना करता तो वाकई होश उड़ जाते। आंखें जितनी खूबसूरत थी उतनी ही उनमें शैतानी कशिश थी। नजरें मिलती अपनी तरफ खींच लेती थी। वो बोली, मैंने पिछली रात तुम पर अमल किया था और तुम्हें अपने चंद अहकामात का पाबंद बना लिया था। आखिर ऐसी हरकतों की क्या जरूरत थी? क्या अब भी नहीं समझे? मेरी तरह कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन तुम्हारे घर में दाखिल हो सकता है और ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारे शराबी कमजोर दिमाग पर कब्जा जमा सकता है। सुपर मास्टर और वहां के मौजूदा हुक्मरान उसकी काबिलियतों और सलाहियतों से काम लेना चाहते थे। उसकी एक आध कमजोरी आड़े आती थी। उसे दूर करने और डिकूजा को पूरी तरह मुस्तहकम बनाए रखने के लिए उन्होंने क्विली को उसके साथ लगा दिया था, लेकिन वो उसका सहारा लेने में अपनी इंसल्ट महसूस कर रहा था। क्विली ने पूछा, क्या सोच रहे हो? वो बोला, मुझे सुपर मास्टर के फैसले से इनकार नहीं है, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा इसराइल जाना जरूरी नहीं है। तुम मेरे दिमाग को लॉक कर चुकी हो। अब कोई दुश्मन मेरे दिमाग में नहीं आएगा। मैं पुराने तरीकेकार के मुताबिक तनवीर में अमल नहीं करती। मैं कहीं भी तन्हाई हो या महफिल किसी के रूबरू बैठकर उसकी आंखों में उतर जाऊं तो वो मेरा असीर हो जाता है, लेकिन यह असीरी आर्जी होती है। मेरे अहकामात मेरे मामूल के दिमाग में 2-4 रोज तक नक्श रहती हैं, फिर धुंधलाने लगती हैं। इसलिए मैं हर चौथे या 5वें दिन तुम पर अमल करूंगी और तुम्हारे साथ रहा करूंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो किसी दिन भी तुम्हारी दिमागी कमजोरी दुश्मनों को फायदा पहुंचा देगी। वह क्विली के साथ पैरिस आया था। फिर क्रेजी मैन का ताकुब करता हुआ तेलबैब पहुंच गया। क्विली कहती थी, मुझे बड़ा मान है कभी सोनिया से सामना हो जाए। मैं मानती हूं उसके तजुर्बात तक पहुंचने और उसकी मक्कारियों को समझने में एक उम्र लगेगी, लेकिन उससे मुकाबला करने की हसरत पूरी हो जाएगी। उसे सोनिया का सामना करने की हसरत थी और वह सोनिया के साथ उसी त्यारे में तिलबैब तक आई थी। वहां पहुंचकर क्रेजी मैन ने खूब पी, जिसके नतीजे में डिकूजा को उसके चोर ख्यालात पढ़ने का मौका मिल गया था। उसने सुपर मास्टर से कहा, आप क्रेजी मैन के दिमाग में पहुंचकर देखें। वो एक तरफ हमसे वफादारी की कस्में खाता है, दूसरी तरफ सोनिया को अपनी दोस्ती और वफादारी का यकीन दिला रहा है। सोनिया यहाँ एक डॉक्टर की बीवी रोमेला के रूप में आई है। सुपर मास्टर ने क्रेजी मैन की मदहोशी में उसके ख्यालात पढ़े, फिर हुक्म दिया, डिकूजा, इस आस्तीन के सांप को खत्म कर दो और मोहतात रहो। क्रेजी मैन के दिमाग में पहुंचकर अपनी आवाज और लबो लहजे में कभी ना बोलना, वरना फरहाद, रसवंती और आर्मर तुम्हारी खोपड़ी में जगह बना लेंगे। डिकूजा ने क्विली से कहा, तुम्हारी हसरत पूरी होने वाली है। सोनिया यहाँ एक डॉक्टर की बीवी की हैसियत से मौजूद है।
मेरा मशवरा है अभी उसे ना छेड़ना। मैं चाहता हूं तुम्हारे हाथ पांव सलामत रहें। तुम मेरी तन्हाई में आओ तो मैं तुम्हें अपाहिज ना देखूं। वासुदेव बोली। शाबाश, इसी तरह मेरी तमन्ना करते रहो। मुझे खुशी है कि तुमने शराब छोड़ दी है। मैं जा रही हूं, सोनिया से दूर रहूंगी, लेकिन उसे जरूर देखूंगी। खामखा वक्त बर्बाद करोगी, डिकूजा ने कहा। वो बोली, हम दरअसल पारस को अगवा करने आए हैं। सोनिया पारस के करीब रहती होगी या अक्सर उससे मुलाकात करती होगी। इस तरह मुझे उस नौजवान तक पहुंचने का मौका मिलेगा। वो होटल के कमरे में चली गई। डिकूजा ख्याल ख्वानी में मसरूफ रहा। क्रेजी मैन को दहशत में मुब्तला करता रहा। उसे मालूम हो चुका था कि फरहाद और डैनी दानियाल भी क्रेजी मैन के दिमाग में आती रहती हैं। उसने अपनी आवाज नहीं सुनाई, बड़ी खामोशी से अपने शिकार को खौफजदा करता रहा। आखिर उसे तेज रफ्तार ट्रेन की दो बोगियों के दरमियान गिराकर मार डाला। उसने शाम को क्विली से कहा, हम आज रात पारस को अगवा कर सकते हैं। क्या वो तनहा होगा? नैन्सी उसके साथ होगी। यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। उन्हें यकीन है वो अपनी नई दुल्हन नैन्सी से मिलने आएगा। उस अरबपति मिल ऑनर के बंगले के अंदर और बाहर मुसल्ला पुलिस वालों का सख्त पैर है। फिर वो अपने दुल्हन से कैसे मिलेगा? नैन्सी के ड्राइवर के रूप में रहेगा। ड्राइवर को राजदार बनाकर छुट्टी दे दी गई है। पारस कोठी के पीछे ड्राइवर के क्वार्टर में रहेगा। रात को मौका पाकर नैन्सी की ख्वाबगाह में पहुंच जाएगा। क्विली कुछ देर तक सोचती रही। उसकी प्लानिंग अच्छी है, लेकिन फरहाद ने सैकड़ों बार रूप बदलकर दुश्मनों को और कानून के मुहाफिजों को धोखा दिया है। वह कुछ देर बाद बुलंद आवाज में बोली, क्या यहाँ की इंटेलिजेंस वाले नैन्सी के ऐसे मुलाजमों पर शुबा नहीं करेंगे जो पारस के कद और जसामत से मुमासलत रखते हो? हाँ, शुबा कर सकते हैं, लेकिन टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन उनके दिमागों में जाकर शुबहात को कमजोर कर सकती हैं। वो दोनों अपने बेटे और बहू की हिफाजत के लिए वहां ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद रहेंगे। वो बोली, तुम सिर्फ ये सोचो, यहाँ की इंटेलिजेंस वाले शुबा कर सकते हैं। अगर वो पारस को गिरफ्तार करेंगे और उसे कैदी बनाकर आहनी पर्दों के पीछे छुपा देंगे तो हमारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पारस अभी आज़ाद घूम रहा है। उसकी आज़ादी मेरे लिए मुफीद है। हम ऐसे ही वक्त उसे ट्रैप कर सकते हैं। इसके मतलब है आज पारस और नैन्सी को मिलने का मौका ना दिया जाए। अगर तुम ड्राइवर के दिमाग में रहोगे तो कामयाबी होगी। पारस किसी मुकाम पर ड्राइवर की जगह आएगा। ऐसे वक्त तुम मुझे पारस के पास पहुंचा देना। तुम क्या करोगी? मैं उसके और नैन्सी के दरमियान दीवार बन जाऊंगी। ना वो नैन्सी की तरफ जा सकेगा, ना उसकी गिरफ्तारी का अंदेशा रहेगा। मैं अभी पारस तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तुम बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। डिकूजा ने आंखें बंद की, नैन्सी का तस्वुर किया, फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। वो पारस की हदायत के मुताबिक रोमा और डॉन मूरोस को शॉपिंग के लिए ले जा रही थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। नैन्सी ने उसे राजदार बना लिया था। अब किसी शॉपिंग सेंटर में दानियाल उसके दिमाग में आकर बताने वाला था कि ड्राइवर की तस्वीरों वाला लिफाफा किसके हवाले करना है। वो लिफाफा जिसके हाथ में जाता, डिकूजा उसके दिमाग में जाकर पारस के मौजूदा ठिकाने तक पहुंच सकता था। मारिया को सभी तलाश कर रहे थे। पारस और दानियाल को अंदेशा था कि वो नैन्सी को डसना चाहेगी, लेकिन इसके लिए यरूशलेम से तिल अबैब पहुंचना महाल था। ये मुल्क उसके लिए अजनबी था। ये मुल्क ही क्या, ये दुनिया भी मारिया की समझ में नहीं आती थी। दानियाल ने पारस को यकीन दिलाया था कि वो मारिया को नैन्सी तक पहुंचने नहीं देगा। उधर पुलिस अफसर ने मारिया के वालिदैन से कहा था, आप लोग होटल में जाकर आराम करें, हम शाम तक लड़की को ढूंढ निकालेंगे। मारिया ने लंदन में रहकर अच्छी तरह बोलना और पहनना ओढ़ना सीख लिया था। इंसानों के दरमियान रहने के कुछ तौर तरीके भी उसे सिखाए गए थे। उसने यरूशलेम में मुसलमान औरतों को नकाब में देखा तो समझ में आया, अगर वो इसी तरह नकाब में रहेगी तो कोई उसे पहचान नहीं सकेगा। उसने एक दुकान से चादर और नकाब खरीदी। दुकानदार ने उसे चादर ओढ़ना और आंखों के नीचे नकाब बांधना सिखाया। उससे पहले ही कुछ दिल फेंक नौजवान रईसजादे उसके पीछे पड़ गए थे। जब वो नकाब पहनकर दुकान से निकली तो एक रईसजादे ने उसके करीब अपनी रोल्स रॉयस कार रोक दी। इतनी महंगी और शानदार गाड़ी देखकर ही हसीन लड़कियां फिसल जाती हैं। मारिया ने पूछा, ये टीन का डिब्बा मेरे सामने लाकर रास्ता क्यों रोक रहे हो? नकाब में सिर्फ आंखें दिखाई देती थी। रईसजादे ने पहली बार उसकी आंखों में देखा तो खड़े ही खड़े डगमगा सा गया। उसने जल्दी से नजरें हटा ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। समझ में नहीं आ रहा था इससे डरना चाहिए या इस पर मरना चाहिए। वो कतरा कर जाने लगा। वह जल्दी से साथ साथ चलते हुए बोला, ये तुमने नकाब पहनकर अच्छा किया। मैं बहुत देर से और बहुत दूर से देखता रहा हूं। लोग तुम्हें ललचा कर देख रहे हैं। वो रईसजादे को नागवारी से देखते हुए बोली, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं अपने पारस के पास जा रही हूँ। दूर ही दूर से उस पर नजर रखूंगी। अब वो मुझे पहचान नहीं सकेगा। कहीं भागना चाहेगा तो मैं नकाब में रहकर पीछा करूंगी। क्या पीछा करने के लिए तुम्हारे पास गाड़ी है? उसने चौंक कर रईसजादे को देखा, फिर इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं है, मैं टैक्सी पर पीछा करूंगी। अगर फौरन टैक्सी ना मिली तो क्या करोगी? वो अचानक दौड़ने लगी। वो भी साथ दौड़ते हुए बोला, ये तुम्हें क्या हो गया है? दौड़ती हुई कहाँ जा रही हो? वो परेशान होकर बोली, मैं भूल गई थी कि उसे होश आएगा तो वो किसी टैक्सी में बैठकर मुझसे दूर चला जाएगा। मैं फौरन होटल पहुंचना चाहती हूँ। अरे,
तुमने तो मुझे भी चकरा दिया। दौड़ने की क्या जरूरत है, मेरे पास गाड़ी है, जरा रुको, मैं तुम्हें गाड़ी में पहुंचा दूंगा। वो वापस दौड़ता हुआ गया, फिर अपनी कार ड्राइव करते हुआ आ गया। अपने साथ वाली सीट का दरवाजा खोला। वो बैठते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे जल्दी से मेरे पारस के पास पहुंचा दो। उसने कार स्टार्ट की, फिर रफ्तार बढ़ाते हुए बोला, पारस तुम्हारा कौन है? मेरा दोस्त है। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, कोई भी अच्छा नहीं लगता। जब उसे देखती हूँ, उसका नाम सुनती हूँ और जब उसे याद करती हूँ तो फौरन उड़ते हुए उसके पास पहुंचने को जी चाहता है। जब उसे इतना चाहती हो तो दूर क्यों रहती हो? वो हरजाई है, मुझे छोड़कर नैन्सी के पीछे जाता है। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। उसका पीछा करने के लिए हमेशा गाड़ी की जरूरत होगी। मुझसे दोस्ती करोगी तो उसे तुमसे ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगा। फौरन गाड़ी में उसके पास पहुंचा दिया करूंगा। वो खुश होकर बोली, सच? दोस्ती करके देख लो, मुझे मंजूर है, आज से तुम भी मेरे दोस्त हो। रईसजादे ने खुश होकर सोचा, वाकई लड़की मासूम है या फिर अहमक है। इसे उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है। उसने होटल के सामने कार रुकते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मारिया को तो पर लग गए थे। गाड़ी रुकते ही वो दरवाजा खोलकर भागती चली गई। रईसजादे ने कार को एक जगह पार्क किया, फिर होटल के अंदर जाने लगा। मारिया तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंची। रईसजादा वहां से पहले मौजूद था। वो हंसते हुए बोला, मालूम होता है पारस की बहुत दीवानी हो। दीवानगी में लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियां चढ़ती हुई आ रही हो। वो कोई जवाब दिए बगैर तेजी से चलती हुई पारस के कमरे के सामने आई। दरवाजा खुला हुआ था। होटल का मैनेजर और पुलिस अफसर 3 सिपाहियों के साथ नजर आ रहा था। अफसर ने मारिया को देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मारिया ने अंदर आकर पूछा, तुम कौन हो? मेरा पारस कहाँ है? अफसर ने कहा, मेरी बातों का जवाब दो। क्या तुम्हारा नाम मारिया है? हाँ, मैं मारिया हूँ, अपने पारस से मिलने आई हूँ। अफसर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते वक्त पारस का जिक्र नहीं किया। क्या ये पारस फरहाद अली तैमूर का बेटा है? हाँ, फरहाद का बेटा है, मगर वो कहाँ है? हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं। मारिया ने पलटकर रईसजादे से कहा, चलो हम गाड़ी में उसे तलाश करें। अफसर ने उसके सामने आकर कहा, सॉरी, तुम नहीं जाओगी, फिलहाल हिरासत में रहोगी। रईसजादे ने अपनी जेब से कार्ड निकालकर पुलिस अफसर को देते हुए कहा, मैं आपसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता हूँ। अफसर ने कार्ड पर एक नजर डाली, फिर उसके साथ कमरे से बाहर आकर बोला, फरमाइए। वो बोला, इस कार्ड को पढ़कर आपने अंदाजा किया होगा कि मैं कितना दौलतमंद हूँ। नीचे मेरी कार में फिलहाल $10,000 पड़े हैं। वो भी चलकर आप ले सकती हैं, इससे ज्यादा मेरे बंगले तक चलकर ले सकती हैं। इस लड़की पर मेरा दिल आ गया, आप इसे हिरासत में ना लें। अफसर ने हिचकिचाते हुए कहा, बहुत बड़ी ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते ये बहुत ही अहम और पेचीदा मामला है। क्या आपने फरहाद अली तैमूर का नाम सुना है? सुना है, मैं समझता हूँ ये टेलीपैथी महज बकवास है, कोई किसी के दिमाग के अंदर नहीं पहुंच सकता। अगर कोई फरहाद है तो मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी सिर्फ इस हसीना से है। मैं आपको 25,000 दूंगा। अफसर ने एक जोर की सांस खींची, जैसे सांस के जरिए $25,000 अपने अंदर पहुंचा रहा हो। उसने पूछा, क्या अभी मिलेंगे? आप लड़की के साथ मेरे बंगले तक चलें, रकम मिल जाएगी। पुलिस अफसर ने मारिया से कहा, हमारे साथ चलो। वो रईसजादे के पास आकर बोली, मैं इसके साथ पारस को ढूंढने जाऊंगी, इसके पास गाड़ी है। वो होटल के बाहर आए। अफसर ने तीनों सिपाहियों को एक तरफ ले जाकर कहा, तुम्हें $500 मिलेंगे। किसी से यह जिक्र न करना कि हमने इस लड़की मारिया के सिलसिले में पारस और फरहाद का नाम सुना है। सिपाहियों ने वादा किया। सबके मुंह पर डॉलरों की मोहर लग गई। अफसर मारिया और रईसजादे के साथ उसके बंगले तक आया, फिर $25,000 लेकर चला गया। मारिया ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे पारस को ढूंढने चलो। उसका हाथ पकड़कर बेडरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, यह अफसर अपने सिपाहियों के साथ उसे तलाश करने गया है। वो हाथ छुड़ाकर बोली, मैं भी जाऊंगी। वो खुशामदाना अंदाज में बोला, हाँ, तुम भी मेरी गाड़ी में चलोगी? पहले हम टेलीफोन से मालूम करेंगे तुम्हारा पारस कहाँ मिल सकता है। वो उसे बेडरूम में ले आया। उसने पूछा, टेलीफोन से कैसे मालूम होगा? तमाम शहर में मेरे आदमी मौजूद हैं, वो हमें पारस के सिलसिले में रिपोर्ट देंगे। उसने ख्वाबगाह के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बिस्तर के पास जाकर फोन का रिसीवर उठाकर यूं ही नंबर डायल करने लगा। इसके बाद बोला, हेलो, मेरा हुक्म गौर से सुनो और उस पर अमल करो। हमारे तमाम आदमियों से कहो अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर पारस को तलाश करें। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत खूब। क्या आप पारस को आधे घंटे में यहाँ ले आओगे? शाबाश, यहाँ मारिया इंतजार कर रही है, उसे आधे घंटे में जरूर ले आओ। मारिया सुन रही थी और खुश हो रही थी। रईसजादे ने रिसीवर रखते हुए कहा, तुम बड़ी किस्मत वाली हो, मेरे आदमी पारस को यहाँ लाने वाले हैं। वह करीब आकर उसके दोनों शानों पर हाथ रखते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो, मैं हमेशा तुम्हें दोस्त समझती रहूंगी। सिर्फ समझने से क्या होता है? जैसे पारस से मोहब्बत करती हो वैसे ही मुझसे करो। तुम जो कहोगी वो करूंगी। मुझे बताओ, आधा घंटा कब खत्म होगा? उसने दीवारी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, दिन के 12 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। जब छोटा कांटा 2 पर और बड़ा कांटा 12 पर आएगा तो पारस आ जाएगा। वो बोल रहा था और मारिया की तरफ खींचा जा रहा था। उसके बदन की जहरीली हरारत दीवाना बना रही थी। इस मामले में वो नहीं जानती थी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। पारस उसे मासूम मोहब्बत तक महदूद रखता था।
रईसजादा इस हद से तजावुज करना चाहता था। उसने जज्बाती अंदाज में कहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तुम मुझे प्यार करो। मारिया ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम मेरा प्यार बर्दाश्त कर लोगे? वो हंसते हुए बोला, इसमें बर्दाश्त करने की कौन सी बात है? जैसे तुम पारस को करती हो वैसे ही मुझे प्यार करो। वो तो मुझे बर्दाश्त कर लेता है, सिर्फ मदहोश हो जाता है, तुम मर जाओगे। वह मुस्कुराते हुए बोला, एक नन्ही सी बच्ची की तरह बातें करती हो भाई, मेरी फिक्र न करो, मैं नहीं मरूंगा। उसने रईसजादे के दाएं हाथ को चूम लिया। उसके सामने दोनों घुटने टेक कर बोली, तुम मेरे बहुत काम आ रहे हो। मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं ठुकराऊंगी। मैं पारस को इसी तरह प्यार करती हूँ। उसका चेहरा रईसजादे की हथेली की पुष्ट पर झुक गया। उसके सफेद चमकीले दांत नुमाए हुए फिर उस अय्याश की जिल्द और गोश्त में उतर गए। उसके अलग से एक दिल खराश चीख निकली। चीख इस फैरान बंगले के दरो दीवार की महदूद फिजा में गूंजते गूंजते धीमी हुई, फिर धीमी होते होते मर गई। वह फर्श पर घुटने टेके हुए थी, उठकर खड़ी हो गई और जो खड़ा हुआ था वो फर्श पर ढेर हो गया। मारिया ने उस पर एक नजर डाली, फिर दीवारी घड़ी को देखने लगी। रईसजादे के पूरे 12 बज चुके थे, पारस के 2 नहीं बज रहे थे। वह इंतजार करने के लिए बिस्तर के सिरे पर बैठ गई। वो ख्वाबगाह बड़ी पुरसुकून और आरामदेह थी। बिस्तर निहायत मुलायम था, बैठने और लेटने वाला उसमें धंस जाता था। वह थकन महसूस कर रही थी। आराम से हाथ पांव फैलाकर लेट गई। वो पिछली रात पारस के साथ जागती रही थी। सुबह होते ही उसे छोड़कर निकल गई थी और अब तक भटक रही थी। आराम से लेटने के बाद आंखें आप ही आप बंद होने लगी। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में डूब गई। जब आंख खुली तो वह चंद लम्हों तक साकित पड़ी रही। सोचने लगी, ये कौन सी जगह है, ये किसका बिस्तर है, क्या मैं ख्वाब देख रही हूं? फिर उसे रईसजादा याद आया। वह जल्दी से उठकर बैठ गई, सर घुमाकर फर्श की तरफ देखा। अय्याश आशिक की लाश उसी तरह पड़ी हुई थी जैसी मारिया ने सोने से पहले देखी थी। घड़ी की टन टन सुनाई दी। उसने सर उठाकर सामने दीवार को देखा। वहां घड़ी में 4 बज गए थे। उसने चीखकर आवाज दी, पारस तुम कहाँ हो? क्या यहां आ गई हो? मुझे जवाब दो पारस, ये मरने वाला कह रहा था। तुम आधे घंटे में आ जाओगे, फिर क्यों नहीं आ रहे? उसने बिस्तर से उतरकर अपनी चादर और नकाब को उठाया। आईने के सामने नकाब बांधकर चादर ओढ़ी। अपने अक्स को देखा, फिर बोली, मैं इतनी देर तक धोखे में आकर सोती रही। पता नहीं पारस कितनी दूर चला गया होगा। मैं उसे कहाँ ढूंढूं, किससे उसका पता पूछूं? कोई बताए या ना बताए, मुझे तो पूछना ही होगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं उसे मरते दम तक ढूंढती रहूंगी। वो आईने के पास से पलट गई, तेजी से चलती बंगले के बाहर आई। पोर्च में वही रोल्स रॉयस कार खड़ी थी। वो कार से लिपट गई। मायूस होकर बोली, मैं गाड़ी नहीं चला सकती। पारस ठीक कहता था, मैं नादान हूं, कुछ नहीं जानती हूं। मुझे बहुत कुछ सीखना होगा। अगर मुझे ड्राइविंग आती तो मैं ये गाड़ी चलाती हुई पारस तक जरूर पहुंच जाती। उसने गाड़ी को हसरत से देखा, फिर तेजी से कदम बढ़ाती हुई बंगले के अहाते से बाहर चली गई। लॉरेंस डिकूजा इस बात को अहमियत दे रहा था कि पारस यहूदियों की कैद में ना पहुंचे। उसे बचाए रखने के लिए लाजमी था कि वो ड्राइवर बनकर नैन्सी से मुलाकात के लिए जाए। दूसरी बात यह कि पारस अपनी शीबा मम्मी के कातिल से किस्तों में इंतकाम ले रहा था। पहले उसकी आंख फोड़ी, फिर एक हाथ कटवाया और अब उसकी एक टांग काटने वाला था। डिकूजा सोच रहा था पारस को आखिरी मुकाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां भी सख्त पहरा था, वो गिरफ्तार हो सकता था। यह सोचकर डिकूजा ने शीबा के कातिल तक रसाई हासिल की। दरअसल उसने बराह रास्त शीबा को कत्ल नहीं किया था, डमी फरहाद बनकर उसकी इज्जत से खेलता रहा था। जब राज खुला तो शीबा हया से मर गई, यानी वो उसकी मौत का सबब बन गया था। अगर वो ऐसी शैतानी हरकत ना करता तो शीबा खुदकुशी ना करती। उस शैतान ने उसे बिलवास्ता कत्ल किया था। वो इसराइली फौज में सीक्रेट एजेंट था। उसकी हिफाजत की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। इसके बावजूद वो एक आंख और एक हाथ से महरूम हो गया। इसराइली फौज के अफसरान को यकीन था कि तीसरी बार पारस उनकी गिरफ्त में आ जाएगा। सीक्रेट एजेंट के कॉटेज के चारों तरफ मुसल्लह फौजी जवानों का सख्त पहरा था। वो कॉटेज समुद्र के साहिल पर था। वहां बेशुमार मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े तफरीह के लिए आया करते थे। तफरीह करने वालों को कॉटेज के करीब जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बाज़ औक़ात मासूम बच्चों को रोका नहीं जा सकता। डिकूजा ने ऐसे एक बच्चे के जरिए कॉटेज के मेन गेट की तरफ गेंद फेंकी। बच्चा अपनी गेंद के लिए दौड़ता हुआ गया। गेट पर खड़े हुए एक फौजी जवान ने गेंद को उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसे खेलूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। बच्चे ने कहा, यह गेंद मेरी है, तुम्हारी नहीं है। मुझे दो, नहीं तो मैं डैडी से शिकायत करूंगा, फिर वह तुम्हारी पिटाई करेंगे। फौजी जवान ने हंसते हुए उससे चंद बातें की, फिर उसे गेंद दे दी। बच्चा चला गया। डिकूजा उस फौजी के दिमाग में रह गया। वहां से उसने एक फौजी अफसर तक रिहाई हासिल की। वो अफसर कभी कभी कॉटेज के अंदर जाता था और उससे सीक्रेट एजेंट की जरूरियात पूरी करता था। अगर कोई मामूली दुश्मन होता तो ऐसे सख्त हिफाजती इंतजाम ना किए जाते, क्योंकि अब उसे पाहेज सीक्रेट एजेंट की अहमियत नहीं रही थी। सरकारी तौर पर सिर्फ 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी जाती, लेकिन वो पारस को गिरफ्तार करके फरहाद को कमजोर बनाना चाहते थे। इसलिए कॉटेज के चारों तरफ दिन रात मुस्ताद रहते थे।
इतनी मुस्तैदी और हिफाजत के बावजूद डिकूजा उस काने एजेंट के अंदर पहुंच गया। शाम का वक्त था। एक फौजी डॉक्टर उसके कटे हुए हाथ की मरहम पट्टी कर रहा था। जब वो चला गया तो काना उठकर टहलने लगा। डिकूजा ने उसकी सोच में कहा, आज मेरे पास दोनों पाँव है, मैं आराम से टहल रहा हूं। जब एक पाँव कट जाएगा तो टहलना और अपने बल पर चलना फिरना फिर एक ख्वाब हो जाएगा। मुझे बैसाखी का सहारा लेना होगा। वो आईने के सामने खड़े होकर एक आंख से अपना अक्स देखने लगा और सोचने लगा, वो शैतान का बच्चा अब मुझसे इंतकाम नहीं ले सकेगा। बाहर सख्त पैर है, अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर मेरी जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर रहता है। डॉक्टर और ऑफिसर के सिवा कोई भी कमरे में दाखिल होना चाहे तो मुझे पूछे बगैर उसे गोली मार देने की इजाजत है। डिकूजा उसे आईने के पास से चलाता हुआ दरवाजे के पास लाया, दरवाजे को अंदर से बंद कराया, फिर कहा, हेलो काने दज्जाल, कैसे हो? उसने घबरा कर एक हाथ से सर को थाम लिया। खला में तकते हुए सोचने लगा, क्या मेरे अंदर कोई बोल रहा है? मौत बोल रही है। वो चीखकर मुसल्ला पहरेदारों को बुलाना चाहता था। डिकूजा ने उसे मौका नहीं दिया। उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर जेब से रिवॉल्वर को निकाला, फिर उसे अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। दिमाग को जरा आजाद छोड़कर बोला, मरना चाहते हो तो रिवॉल्वर की नाल कनपटी पर रखो, जिंदा रहना चाहते हो तो उस नाल को एक पांव के घुटने पर रखो। यह आखिरी सजा है, बोलो क्या चाहते हो, मौत या लंगड़ी जिंदगी? वो फिर चीखना चाहता था मगर हलक से आवाज ना निकल सकी। रिवॉल्वर उसके घुटने की तरफ जा रहा था और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। डिकूजा ने कहा, अगर ये मंजूर नहीं है तो रिवॉल्वर कनपटी की तरफ ले जाओ। वो रिवॉल्वर वाला हाथ कनपटी की तरफ जाने लगा। वो काने दुश्मन का अपना हाथ था, वो उसे रोक नहीं सकता था। खौफ से कांपते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। रिवॉल्वर की नाल तेजी से घुटने पर आई, फिर ठाएं से गोली चल गई। उसके हलक से एक चीख निकली, घुटने की हड्डी टूट गई थी। खून तेजी से बहने लगा। बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर फौजी अफसर ने दरवाजा पीटते हुए कहा, क्या हो गया? ये गोली किसने चलाई है? दरवाजा खोलो। दूसरी बार ठाई की आवाज उभरी, रान की हड्डी टूट गई। तीसरे फायर से पिंडली के साथ वाली हड्डी टूट गई। चौथी गोली ने टखने को चूर चूर कर दिया। डिकूजा उससे पांचवी गोली ना चलवा सका। शिकार बेहोश हो चुका था, वह दिमाग से निकल आया। क्विली ने बाहर जाने के लिए लिबास तब्दील कर लिया था। शौक रंग के पेटीकोट और ब्लाउज में उसका हुस्न और शबाब दोनों निखर आए थे। डिकूजा ने धड़कते हुए कांपते हुए दिल से पूछा, मेरे सब्र का इम्तिहान कब तक लोगी? तुम देख रही हो मैंने शराब छोड़ दी है, योगा की मशकें कर रहा हूं। अभी करते रहो। कहीं भागी तो नहीं जा रही हूं, तुम्हारे साथ रहती हूं। जब मैं देखूंगी कि तुम 2 मील की दौड़ लगा सकते हो और 5 मिनट तक सांस रोक सकते हो तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये कहकर वो फातिहाना अंदाज में कहके लगाने लगी। फिर बोली, तो मुझे पारस तक पहुंचाने वाले थे, मैं लिबास बदल कर आ गई हूं, मुझे वहां पहुंचाओ। फिर देखना वो नौजवान मुझे देखकर किसी और को देखना भूल जाएगा। वो बोला, बहुत ज्यादा खुशफहमी हो गई है, तुम जल कर बोल रहे हो। शर्त लगाओ, वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। वो गुर्रा कर बोली, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मैं जरूर शर्त लगाऊंगी, उसे दीवाना बनाकर यहां तुम्हारे सामने लाऊंगी। अच्छी बात है, अगर तुम जीत जाओगी तो मैं 12 घंटे के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। तुम मुझसे जैसी भी खिदमत कराना चाहोगी मैं इनकार नहीं करूंगा। मुझे मंजूर है, अगर मैं हार जाऊंगी तो 12 घंटे के लिए तुम्हारी कनीज बन जाऊंगी। तुम मुझसे जैसा भी सलूक करोगे मैं एतराज नहीं करूंगी। दोनों ने एक दूसरे की शर्त मंजूर कर ली। डिकूजा ने कहा, मैं अभी पारस का ठिकाना मालूम करता हूं। वो आंखें बंद करके ख्याल खुआनी की परवाज करता हुआ नैन्सी के दिमाग में पहुंच गया। वो रोमा और डॉन मूरस के साथ एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में थी। उसके दिमाग में यकीनन डैनी दानियाल होगा, इसलिए डिकूजा बिल्कुल खामोश था। जब नैन्सी शॉपिंग के बाद काउंटर पर बिल अदा करने लगी तो दानियाल ने कहा, काउंटर पर बैठे हुए कैशियर से कोई बात करो। नैन्सी ने बात की। दानियाल ने कहा, मैं कैशियर के पास जा रहा हूं, तुम ड्राइवर की तस्वीरों वाला लिफाफा इसे दे दो। नैन्सी ने बिल की रकम के साथ वो लिफाफा कैशियर को दे दिया। उधर डिकूजा भी कैशियर के दिमाग में पहुंच गया था, लेकिन इस तरह बात बनने वाली नहीं थी। उसने वही दुकान में गाहक की आवाज सुनी, फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसके जरिए कैशियर पर नजर रखी। उसे मालूम हो चुका था कि पारस अभी मेकअप में आ रहा है और कैशियर से वो लिफाफा लेकर जाने वाला है। थोड़ी देर बाद एक नौजवान आया, उसने मेकअप के 2-4 आइटम खरीदे, फिर बिल अदा करने काउंटर पर आया तो कैशियर ने मतलूबा रकम लेकर वो लिफाफा उसके हवाले कर दिया। नौजवान लिफाफा लेकर बाहर पार्किंग एरिया में आया। डिकूजा का मामूल उसका ताकुब कर रहा था। उसने भी अपनी कार में आकर स्टीयरिंग सीट संभाली। नौजवान की कार वहां से निकलकर जाने लगी। मामूल ने अपनी कार उसके पीछे लगा दी। वो ट्रैफिक के हजूम में आगे पीछे चलते रहे। फिर नौजवान की कार कैसीनो की एक इमारत के बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट में सिर्फ कारें पार्क की जाती थी। नौजवान अपनी कार वहां छोड़कर इमारत के एक हिस्से में आया और एक लिफ्ट के सामने पहुंच गया। वहां पहले से 2 औरतें खड़ी हुई थी। डिकूजा का मामूल भी उनके साथ लिफ्ट में गया, फिर नौजवान के साथ 7वीं मंजिल पर लिफ्ट से बाहर आ गया। वहां होटलों की तरह मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे दिखाई दे रहे थे। नौजवान एक दरवाजा खोलकर अंदर चला गया।
डिकूजा उस मामूल को वापस शॉपिंग सेंटर पहुंचाने के बाद दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। फिर आंखें खोलकर क्विली से बोला, कैसीनो डिलाइला की इमारत में जाओ, पारस 7वीं मंजिल के 12 नंबर के कमरे में है। उसने अपना पर्स उठाया, वो जाना चाहती थी। डिकूजा ने कहा, अपनी शर्त याद रखना। वो बल खाती हुई दरवाजे तक गई, फिर बोली, याद है, मेरी वापसी पर हम दोनों में से कोई एक 12 घंटे के लिए दूसरे का ताबेदार हो जाएगा। वह मुस्कुराती हुई चली गई। डिकूजा थोड़ी देर के लिए खाली दरवाजे को देखता रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। क्विली ना सही उस जैसी कोई जबरदस्त हसीना ख्याल ख्वानी की मुट्ठी में आ सकती थी। अगर क्विली हार जाती तो वो 12 घंटे तक खूब गम गलत करता रहता। खुद हारने की सूरत में क्विली की मुतबादिल हसीना लाजमी हो गई थी। वह लिबास तब्दील करके जाने लगा। शाम के 5 बज रहे थे। वो रोज सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे सुपर मास्टर से रब्ता कायम करता था। इसराइल आने के बाद यह खदशा पैदा हो गया था कि फरहाद वगैरह डिकूजा के जरिए सुपर मास्टर तक पहुंच सकती हैं, लिहाजा उसे रब्ता कायम करने से मना कर दिया गया था। सुपर मास्टर खुद ही आवाज़ और लहजा बदलकर उसे मुखातिब कर लिया करता था। वो बाहर ना जा सका। सुपर मास्टर किसी वक्त भी आने वाला था। वो बाहर के हजूम में पूरी तवज्जो से बातें नहीं कर सकता था, इसलिए होटल के कमरे में ही रह गया। एक सोफा पर बैठकर इंतजार करने लगा। तकरीबन 20 मिनट के बाद उसने बदली हुई आवाज़ और लहजा अपने दिमाग में सुना। कोड वर्ड्स के जरिए यकीन हुआ कि वो सुपर मास्टर है। वो पूछ रहा था, पारस का मामला कहाँ तक पहुंचा है? मैंने उसका ठिकाना मालूम कर लिया है। क्विली उसे मिलने गई है। तुम्हें क्विली के दिमाग में रहना चाहिए। उसे किसी मौका पर टेलीपैथी की ज़रूरत हो सकती है। मास्टर वीवान, उसे अपने हुस्न और शबाब पर बड़ा नाज है। वो दावा करके गई है कि पारस को दीवाना बनाकर ले आएगी। वो अपने दावे में अक्सर कामयाब रहती है। तुम पारस को अगवा कर दें और वहां से निकल आने के इंतजामात का फिर से जायजा लो, कहीं कोई खामी ना रह जाए। मैं थोड़ी देर पहले जायजा ले चुका हूं। मेरे मातहत बिल्कुल अलर्ट है। मेरा हुक्म सुनते ही एक हेलीकॉप्टर इस होटल की छत पर आएगा। हम पारस को बेहोश करके उसमें सिर्फ आधे घंटे तक सफर करेंगे। एक बेराने में हमारे लिए तैयारा मौजूद है। हम हेलीकॉप्टर से तैयारे में मुंतकिल होकर इसराइल की सरहद से निकल आएंगे। डिकूजा, वक्त का ख्याल रखो। मैंने पारस नोम को 24 घंटे बाद रिहा करने का वादा किया है। वादा पूरा करने के लिए सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं। अगर मैंने उसे रिहा ना किया तो फरहाद की दुश्मनी शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूं पारस अव्वल भी हमारी कैद में आ जाए, तो फिर फरहाद दम नहीं मारेगा। दोनों बेटों की सलामती के लिए हमारे सामने घुटने टेक देगा। डिकूजा ने कहा, हम 4 घंटे के अंदर पारस अव्वल को यहां से निकाल ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। देर हो सकती है। मैं जल्दबाजी में काम बिगाड़ना नहीं चाहता। आप 2 घंटे बाद राब्ता कायम करें। सुपर मास्टर दिमाग से चला गया। उसने गहरी सांस ली। कमरे के अंदर घुटन महसूस हो रही थी। वो बाहर आ गया। कॉरिडोर से गुजरता हुआ लिफ्ट में पहुंचा। वो लिफ्ट उसे नीचे ले आई। वो ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। थोड़ी देर होटल के बाहर खुली फिजा में सांस लेना चाहता था। किसी हसीना को टेलीपैथी के जरिए शिकार करके अपने कमरे में ले जाना चाहता था। नीचे पहुंचकर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गईं। एक निहायत ही हसीनो जमील कमसिन दोशीज़ा नजर आई। वो एक ऐसे शख्स के साथ थी जो सूरत से ही बदमाश नजर आता था। डिकूजा को लिफ्ट से बाहर जाना था और उस हसीना को बदमाश के साथ लिफ्ट के अंदर आकर कहीं ऊपर जाना था। डिकूजा ने कहा, आप अंदर आ जाएं, मैं अपने कमरे में रुमाल भूल गया हूं, वापस ऊपर जा रहा हूं। वो दोनों अंदर आ गए। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। डिकूजा ने पूछा, आप किस फ्लोर पर जाएंगी? 4th फ्लोर, जवाब मिला। डिकूजा ने 4थी मंजिल का बटन दबाया। इसके साथ ही बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गया। उसकी सोच बता रही थी वो एक स्मगलर है। सिकंदरिया से चंद हीरे स्मगल करके लाया है और यहाँ किसी पार्टी से उनका सौदा करने वाला है। लिफ्ट 4थी मंजिल पर रुक गई। वो दोनों चले गए। दरवाजा फिर बंद हो गया। वो वापस अपने कमरे में जल्दी से आया। फिर रिसीवर उठाकर बोला, प्लीज 4th फ्लोर के कमरा नंबर 9 से राब्ता कायम कराएं। डिकूजा ने इतनी देर में ये मालूम कर लिया कि वो कमसी नसीना को कहीं से फांस कर लाया है। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। डिकूजा ने कहा, हेलो मिस्टर, मैं ये बता सकता हूं कि तुम्हारे पास कितने हीरे हैं और वो कहाँ छुपा कर रखे गए हैं। उसने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? अगर मुझे देखना और समझना चाहते हो तो एक लम्हा ज़ाया के बगैर फैसला सुनाओ। हीरे चाहते हो या वो हसीना जिसे कहीं से फांस कर लाए हो? 2 में से एक चीज़ मेरी होगी, दूसरी तुम्हारी। तुम हीरों के मुतल्लिक कैसे जानते हो? वक्त ज़ाया कर रहे हो, फैसला सुनाओ। इस बात की क्या जमानत है कि मैं लड़की तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम उन कीमती हीरों को बाद में तलब नहीं करोगे या पुलिस वालों को मेरे पीछे नहीं लगाओगे? तुम कल रात इस होटल में आए थे। मैं तुम्हारा दुश्मन होता, ये हीरे जवाहरात का लालची होता तो अभी तुम आनी सलाखों के पीछे होते या उन हीरों को मेरे और अपने दरमियान तकसीम कर चुके होते। मैं हीरों का नहीं, हुस्न का कदरदान हूं। उस हसीना को 7वीं मंजिल के 12 नंबर कमरे में पहुंचा दो। अच्छी बात है, मैं अभी आ रहा हूं। डिकूजा उसे अपने कमरे का नंबर बताकर फिर रिसीवर रखकर उसके दिमाग में पहुंच गया।
उधर वो रिसीवर रखकर हसीना से कह रहा था, अभी फोन पर मालूम हुआ है तुम्हारा पारस 7वीं मंजिल के 12वें कमरे में है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। डिकूजा पारस का नाम सुनकर चौंक गया। वो स्मगलर सूटकेस खोलकर एक रिवॉल्वर निकालने के बाद उसमें साइलेंसर लगा रहा था। हसीना ने पूछा, क्या तुम मेरे पारस को गोली मार दोगे? पारस को नहीं, उस शख्स को मार दूंगा जो तुम्हें छीन लेना चाहता है। डिकूजा ने मारिया की आवाज सुनकर उसके दिमाग में छलांग लगाई, लेकिन वापस आ गया। उसने सांस रोक ली थी। वो घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगा, तेजी से सोचने लगा, क्या पारस या फरहाद इस लड़की के जरिए मुझे जाल में फांस रहे हैं? उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि होटल के कमरे से निकल भागे। फिर यह समझ में आया, अभी वो हसीना के दिमाग में पहुंचने की नाकाम कोशिश कर चुका है। ये बात फरहाद को मालूम हो चुकी होगी। यह भी मालूम हुआ होगा कि अभी किसी ने 7वीं मंजिल के 12 नंबर कमरे से फोन किया था। फरहाद की टेलीपैथी जाने वाली पूरी टीम ने 12 नंबर कमरे का और होटल का मुहासरा कर लिया होगा। वो झाग की तरह सोफे पर बैठ गया। अचानक क्विली का ख्याल आया, अगर वो पारस को अपनी जात में उलझा रही होगी तो इसका मतलब ये होगा कि पारस के इस होटल में आने वाली हसीना का इल्म नहीं है, और यह हसीना किसी वजह से पारस को ढूंढती हुई इस स्मगलर के हाथ लग गई है। उसने क्विली के दिमाग पर दस्तक दी, कोड वर्ड्स अदा किए। क्विली ने कहा, सॉरी, अभी मैं पारस को ट्रैप करने में कामयाब होने वाली हूं, तुम बाद में राब्ता कायम करना। उसने सांस रोक ली। डिकूजा वापस अपनी जगह आ गया। उसने जरा सी देर में मालूम कर लिया था कि पारस क्विली के सामने मौजूद है। अब ये बात समझ में आ रही थी कि वो होटल में आने वाली हसीना से बेखबर है। वो झुंझला रहा था। टेलीपैथी का इल्म हासिल करके भी ये सही तौर पर मालूम नहीं कर सकता था कि ख्याल ख्वानी वाले दुश्मन उसे घेर रहे हैं या वो महज दहशत में मुब्तला है। पारस का ताल्लुक उस हसीना से है या वो हसीना यूं ही उसकी दीवानी होकर उसे तलाश करती हुई एक स्मगलर के पास आ गई है। दूसरी तरफ क्विली ने दुरुस्त कहा था कि वो पारस को ट्रैप करने में कामयाब हो रही है। फिर वो डिकूजा के बताए हुए पते पर पारस के कमरे में पहुंची तो वो लिफाफे से ड्राइवर की तस्वीर निकालकर देख रहा था। उसके सामने बड़े से आईने के पास मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। उसने पलटकर क्विली को देखा, फिर नागवारी से बोला, क्या तुम इतनी सी तहजीब नहीं जानती कि दूसरे के यहां इजाजत लेकर आना चाहिए? क्विली को जरा दुख हुआ। उसे पहली बार देखने वाले देखते ही रह जाते थे, और वो था कि उसे तहजीब सिखा रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस कमरे को दूसरे का नहीं अपना समझ कर आई हूं, और जब आ ही गई हूं तो तुम अखलाक और तहजीब का मुजाहरा करो। वो मुस्कुराते हुए उठ गया, फिर बोला, मैं तुम्हारी इस नादानी को नजरअंदाज करता हूं। आओ बैठो, पहले बताओ क्या पियोगी, ठंडा या गर्म? वो करीब आकर बोली, जो पिलाना चाहते हो अपनी आंखों से पिलाओ। पारस ने उसकी आंखों में आंखें डाली। उसे महसूस हुआ कि आने वाली की आंखें उसे गिरफ्तार करना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि पारस अपनी मारिया का जहर हजम कर लेता है, जो जहर को मामूली नशे की तरह कबूल कर लेता था। उस पर क्विली की तनवीमी अमल करने वाली आंखें भला क्या असर कर सकती थी? चंद लम्हों के बाद ही पारस का ख्याल दुरुस्त निकला। वो अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर कह रही थी, तुम मुझे देख रहे हो, मेरी आंखों में डूब रहे हो, अब इन आंखों के सैर से निकल नहीं सकोगे। वो बोला, मैं इन आंखों में डूब रहा हूं, मुझे बताओ तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो? पहले तुम मेरे मामूल बन जाओ, फिर बताऊंगी। मुझे कोई बात मालूम ना हो तो मैं बेचैन हो जाता हूं, प्लीज अपना मकसद बताओ। वो बताना जरूरी नहीं समझती हूं। उसे यकीन था कि वो नौजवान दूसरों की तरह आसानी से उसका मामूल बन जाएगा। पारस ने उसका एक हाथ थाम लिया, फिर उसकी आंखों से अपनी आंखें हटा ली। वो ताजुब से बोली, क्या मेरी आंखें तुम्हें मुतासिर नहीं कर रही हैं? वह मुस्कुराकर बोला, तुम सर से पांव तक मुतासिर कर रही हो, क्या मैं तुम्हारे ये हाथ चूम सकता हूं? वो खुश हो गई। आंखों का ना सही, हुस्न और शबाब का जादू तो चल रहा था। पारस ने उसकी हथेली की पुश्त पर होंठ रखे, फिर उसके दांत नुमाए हुए। दूसरे लम्हे क्विली के हलक से चीख निकली। उसकी आंखों के सामने कमरे के दरों दीवार घूमने लगे। अपने जिस्म के अंदर जहर की जलन महसूस करते करते चकरा कर गिर पड़ी, और जहां जा गिरी वहां से फिर उठ ना सकी। होटल के कमरे में डिकूजा सहमा हुआ सा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह मारे खौफ के उछल कर खड़ा हो गया, जैसे मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। सवाल पैदा हुआ, कौन आया है? जवाब समझ में आया, साइलेंसर लगी हुई मौत। मौत अचानक ही आकर दबोच ले तो आदमी किसी खौफ के बगैर मर जाता है, क्योंकि खौफजदा होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन पहले से इतला मिल जाए कि मौत फलां वक्त जरूर आएगी तो उसके आने से पहले ही आदमी दहशत से मरता रहता है। बुरा हो टेलीपैथी का, जिसके जरिए डिकूजा को मालूम हो गया था कि मारिया पारस को तलाश करती हुई उस होटल में आई है। डिकूजा ने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया था। वो स्मगलर साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर लेकर मारिया के साथ आया था। उसे रिवॉल्वर का खौफ नहीं था। वो दिमागी झटका पहुंचाकर स्मगलर के हाथ से रिवॉल्वर गिरा सकता था, उसे मारकर भगा सकता था और मारिया को माले गनीमत की तरह हासिल कर सकता था। लेकिन यह सोचकर खौफ आ रहा था कि मारिया के दिमाग में फरहाद चुप कर आ रहा होगा।
दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक हुई। उसे दरवाज़ा तो खोलना ही था, वो भागकर कहीं नहीं जा सकता था। उसने आहिस्ता आहिस्ता करीब आकर चिटखनी हटाई और ज़रा पीछे हट गया। वो मारिया के साथ अंदर आया, फिर डिकूजा को देखकर बोला, अच्छा तो तुम हो। अभी थोड़ी देर पहले लिफ्ट में तुम हमारे साथ आए थे। बाय द वे, मैं तुम्हारी मालूमात की दाद देता हूँ और यह ज़रूर मालूम करना चाहूँगा कि तुम्हें उन हीरों का इल्म कैसे हुआ। आने वाले ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। डिकूजा उसे नज़रअंदाज करके मारिया को मुसलसल देखता जा रहा था और सोच रहा था, मानना कि यह बेहद हसीन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आदमी इसे दीवानावार देखता जाए और इसके करीब तर होने के लिए मचलता रहे। समझ में नहीं आता इसके वजूद में कैसी कशिश है। मैं इसके सामने क्वीली को हार जाने के लिए तैयार हूं। स्मगलर ने कहा, तुम इस हसीना को दीवानावार देख रहे हो, मुझे यकीन आ गया। तुम हीरो के नहीं, हुस्न के तलबगार हो। मैं इसे ले आया हूं, लेकिन तुम्हारे हवाले करने से पहले मालूम करना चाहूंगा, तुम कौन हो? मेरे पास छुपे हुए हीरों का इल्म तुम्हें कैसे हुआ? मारिया दोनों को बारी बारी सवालिया नजरों से देख रही थी। उसने पूछा, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? ए मिस्टर, तुमने कहा था मुझे इस कमरे में पारस मिल जाएगा, कहाँ है पारस? डिकूजा ने स्मगलर से पूछा, ये लड़की कौन है और किसी पारस से इसका क्या ताल्लुक है? वो बोला, मैं किसी पारस को नहीं जानता, ये लड़की भी मेरे लिए अजनबी है। ये बात समझ में आ गई है कि ये पारस नामी किसी शख्स की दीवानी है और अकल से पैदल है। मारिया ने उसे गुस्से से देखकर कहा, तुमने कहा था पारस इस होटल में मिलेगा, फिर अपने कमरे में ले जाकर कहा मेरा पारस इस कमरे में मिलेगा। अब यहां आकर कहते हो किसी पारस को नहीं जानते। तुम दोनों मुझे झूठे और मकार लगते हो। डिकूजा ने पूछा, क्या फरहाद अली तैमूर तुम्हारे दिमाग में आकर बोलता है? हाँ, जब मैं लंदन में थी तो उसने कहा मैं इसराइल जाऊं तो पारस मिलेगा। मैं यहां आई तो मालूम हुआ मेरे दिमाग में फरहाद नहीं कोई दुश्मन आया था। वो मेरे जरिए पारस को हलाक करना चाहता था। सच्ची बात यह है कि तुम्हारी ये दुनिया मेरी समझ में नहीं आती। जो पारस को हलाक करना चाहता था वो उसका दोस्त बन गया। मुझे ये दिमाग में आकर बोलने वाले अच्छे नहीं लगते। अब तो मैं सांस रोक लेती हूँ, किसी को अपने अंदर आकर बोलने नहीं देती। डिकूजा ने पूछा, क्या फरहाद को भी नहीं? वो तो पारस का बाप है। पारस के बाप को तो कभी दिमाग में नहीं आने दूंगी। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ वो अपने बेटे को मुझसे दूर रखना चाहता है। स्मगलर हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, मैंने फरहाद साहब का नाम बहुत सुना है, उनकी टेलीपैथी के हैरत अंगेज कारनामे भी सुनते आए हैं, लेकिन यह नहीं मालूम था कि उनके बेटे का नाम पारस है और यह लड़की उसी जवान को ढूंढ रही है। वो दोनों हाथों से कानों को पकड़ते हुए बोला, मैंने लाइल्मी में तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखा देकर यहां ले आया। मैं अपनी गलती की तलाफी करूंगा, तुम्हें गलत हाथों में पड़ने नहीं दूंगा। बोलो, कहाँ जाओगी? किस तरह पारस को तलाश करोगी? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। डिकूजा को इतनी देर में यकीन हो गया कि मारिया के पीछे कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। अगर कोई ख्यालख्वानी करने वाला आएगा भी तो ये नादान लड़की उसे दिमाग में आने नहीं देगी। मारिया खुश होकर स्मगलर से पूछ रही थी, क्या तुम मेरे साथ पारस को ढूंढने चलोगे? हाँ, अभी चलो। डिकूजा ने कहा, नहीं मिस्टर, तुम अब भी इस मासूम लड़की को धोखा दे रहे हो। बेहतर है अपने हीरों की फिक्र करो और इसे यहां छोड़ दो। स्मगलर ने साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर जेब से निकाल कर कहा, तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी तो मेरे हीरे महफूज रहेंगे। मारिया ने कहा, इसे गोली मार दो, यह हमें पारस के पास जाने से रोक रहा है। डिकूजा ने हंसते हुए कहा, नादान लड़की, तुम्हें पारस ने मेरे पास भेजा है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा पारस भी दिमाग में आकर बोलने लगा है? वह हैरत और मुसरत से बोली, क्या सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूं। उसने मेरे दिमाग में आकर कहा था तुम एक बदमाश होटल में ले आया है, उसके पास स्मगल किए हुए हीरे हैं, लेकिन मैं हीरों के चक्कर में ना पड़ूं और तुम्हें अपने कमरे में बुला लूं। स्मगलर ने उसे घूर कर देखा, फिर पूछा, क्या तुम इसे हासिल करने के लिए कोई चाल चल रहे हो? बेवकूफ़, तुम मेरे सामने रिवॉल्वर ताने खड़े हो, ठाए से गोली मार सकते हो लेकिन ऐसा नहीं कर सकोगे। पारस ने कहा है तुम अपना रिवॉल्वर मेरी तरफ उछाल दोगे, फिर इस कमरे से चले जाओगे। मारिया ने पूछा, वो तुम्हारे पास आता है तो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता? डिकूजा ने कहा, मैं अभी पूछकर बताता हूं। ए भाई पारस, अगर तुम सुन रहे हो तो अपनी महबूबा के दिमाग में आकर उसकी तसल्ली करो। यह कहकर उसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। फिर कहा, पारस मेरे दिमाग में बोल रहा है। जब तुम इस बदमाश के कमरे में थी तो वो तुम्हारे दिमाग में आना चाहता था, लेकिन तुमने सांस रोक ली थी। क्या यह सच है? वो जल्दी से हाँ के अंदाज में सर हिलाते हुए बोली, मुझे क्या मालूम था मेरा पारस आ रहा है। मालूम होता तो कभी सांस ना रोकती। उसे कहो मेरे पास फौरन आए, मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गई हूं। डिकूजा ने कहा, वो तुम्हारे पास आ रहा है लेकिन इस बदमाश से पहले निपटेगा, ये देखो। उसने स्मगलर के दिमाग में पहुंचकर उसके रिवॉल्वर को अपनी तरफ उछाला, उसे कैच किया, फिर सोच के जरिए कहा, मैं तुम्हारे अंदर पारस बोल रहा हूं, ये रिवॉल्वर तुम्हें वापस मिल जाएगा।
तुम्हारे छुपाए हुए हीरे किसी पर जाहिर नहीं किए जाएंगे। इस लड़की को छोड़कर चले जाओ। उसने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उसे वापस कर दिया। वो मारिया से बोला, अभी मेरे दिमाग में मिस्टर पारस बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। डिकूजा उसी वक्त मारिया के दिमाग में पहुंचा। वो बेख्तियार सांस रोकना चाहती थी। उसने कहा, मैं पारस हूं, क्या तुम फिर मुझे भगाना चाहती हो? वो जल्दी से बोली, नहीं पारस, तुम्हारी मारिया तुम्हें कैसे भगा सकती है? मैं समझ रही थी दिमाग में कोई दुश्मन आ रहा है, अब सांस नहीं रोकूंगी। फिर वो स्मगलर से बोली, तुम यहां से जाओ। वो ख्वामखा टेलीपैथी वालों में फंसना नहीं चाहता था। उसे हीरों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत मिल रही थी। वो फौरन ही बाहर चला गया। डिकूजा ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर एक हाथ उसकी कमर पर डालकर दूसरे हाथ से बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो वहां आराम से बातें करेंगे। वो एक तरफ धक्का देते हुए बोली, खामोश रहो, मुझे पारस से बातें करने दो। वो बिस्तर पर आकर बैठ गई। फिर बोली, हाँ पारस, अब बोलो, तुम कहाँ हो? खुद मेरे पास क्यों नहीं आते? मुझे इस लंगूर के कमरे में आने के लिए क्यों कहा था? डिकूजा ने सोच के जरिए कहा, इसे लंगूर ना कहो, यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसका दिल खुश करो। कैसे खुश करूं? जैसे मेरा दिल खुश किया करती थी। तुम कहते हो तो खुश कर दूंगी, मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करती हूं, मगर तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? मैं बहुत मजबूर हूं। मुझे दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर रखा है। मैं नहीं चाहता दुश्मन तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए तुम्हें अपने इस दोस्त के पास छुप कर रहने को कहता हूं। मैं आज रात को किसी वक्त तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। वो खुश होकर बोली, सच कह रहे हो? क्या नैन्सी तुम्हें नहीं रोकेगी? अरे मैं तो बताना भूल गया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने नैन्सी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब हमारे रास्ते में कोई औरत नहीं आएगी। वो बिस्तर से उठकर तालियां बजाने लगी। डिकूजा ने उसके तालियां बजाने वाले हाथों को थाम कर पूछा, पारस क्या कह रहे? वो खुशी से उछलकर बोली, वो आज रात को यहां आएगा। मैं तुम्हारे इस कमरे में रहूंगी। क्या तुम मुझे यहां रहने दोगे? कमरे की क्या बात करती हो, मेरे दिल में रहो। उसने जरा करीब खींचा। वो करीब होकर बोली, पारस तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहा है, कहता है मैं तुम्हें खुश करती रहूं। फिर देर किस बात की है, आओ मेरा दिल बाग बाग कर दो। वो सोच में पड़ गई। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? मैं पारस को खुश करने के लिए उसे प्यार करती हूँ, वो मदहोश हो जाता है। क्या तुम भी मदहोश ही रहोगे? वो हंसते हुए बोला, बस तुम शुरू हो जाओ, मेरे होश उड़ाओ। आज मैं होश से बेगाना हो जाना चाहता हूं। कहीं तुम उसकी तरह मर तो नहीं जाओगे? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे एक जवान मिला था जो अपने बंगले में ले गया था। बड़े दावे करता था कि मेरे प्यार में साबित कदम रहेगा, लेकिन एक ही प्यार से उसके कदम हमेशा के लिए उखड़ गए। वो सीना तान कर बोला, वो कोई मोम का मर्द होगा, मैं फौलाद हूं। मुझे प्यार करो और ज्यादा न तड़पाओ। मारिया ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसके सामने घुटने टेक दिए। फिर हथेली की पुश्त पर अपने गुलाबी गुलाबी होंठ रख दिए। वो खुश होकर प्यार की इब्तदा को देख रहा था। दूसरे लम्हे में पता चला, प्यार की वही इब्तदा है, वही इंतहा है। उसके हलक से जिंदगी की आखिरी चीख निकली। वह तड़प कर कालीन पर गिरा, फिर जाती हुई जिंदगी के लिए फड़फड़ाने लगा। ऐ जिंदगी तू कितनी हसीन है, तेरे हुस्न को डूब कर देखने के लिए मैंने टेलीपैथी सीखी। अरे ये टेलीपैथी फना हो गई, तू भी फना हो रही है, फिर मेरे पास क्या रह जाएगा? वह आखिरी बार फड़फड़ाया, फिर जिस्म हमेशा के लिए साकित हो गया। मुट्ठी खुल गई, हाथ खाली था। लोग अजल से दमे आखिर खाली हाथ तो देखते आए हैं, फिर भी खुशफहमी में रहते हैं कि उनकी बेहिसाब दौलत, बेपनाह हुस्न या गैर मामूली सलाहियत उनके साथ जाएगी। डिकूजा के हाथ से गैर मामूली ख्याल ख्वानी का परिंदा उड़ चुका था। पारस ने आजमाइश के तौर पर कुइली के जिस्म में एक जर्रा बराबर जहर उतारा था। ख्याल था वो सिर्फ मदहोश होगी, मगर जिंदा रहेगी और उसे जिंदा रखना जरूरी था। उससे मालूम करना था वो कौन है, कहां से आई है और किस इदारे से आई है। पारस ने देखा उसका गोरा बदन नीला पड़ने लगा था, यानी जिंदगी रुखसत होना चाहती थी। उसने फौरन रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। उस कैसीनो की इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सी दुकानें थीं, वहां दवाएं भी फरोख्त होती थीं। पारस ने दानियाल के मातियत से कहा, फौरन उठो, दौड़ते हुए नीचे जाओ और जो इंजेक्शन कह रहा हूं वो सिरिंज के साथ ले आओ। उसने इंजेक्शन का नाम बताया, रिसीवर रखा। वह फर्श पर पड़ी हुई थी। पारस उसके पास घुटने टेक कर झुक गया। उसके डसे हुए हाथ को अपने हाथों में लिया, फिर हथेली की पुश्त पर होंठ रखकर जहर चूसने लगा और वह जहर एक तरफ थूकने लगा। 10 मिनट बाद दस्तक सुनाई दी। उसने उठकर दरवाजा खोला। दानियाल का मातियत मतलूबा इंजेक्शन ले आया था। पारस ने एक लम्हा जाया किए बगैर सिरिंज में दवा भरी, फिर उसे कुइली के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। ऐसे वक्त कुइली के मुंह से हल्की सी कराह निकली। पारस ने किसी कदर मुतमईन होकर उसे देखा, फिर मातियत से कहा, मालूम करो तुम्हारा मास्टर दानियाल कहाँ है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो टेलीफोन के पास गया, फिर ये के बाद दीगरे कई नंबर डायल करने लगा। आखिर एक नंबर पर राब्ता कायम हो गया। उसने कहा, मास्टर आपसे मिस्टर पारस बात करना चाहते हैं।
प्लीज होल्ड ऑन। पारस ने आकर रिसीवर लिया, फिर मातियत को वहां से जाने के लिए कहा। जब वो चला गया तो वायसगी से बोला, मेरे दिमाग का दरवाज़ा खुला है। उसने रिसीवर रखा, फिर पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही बोला, दानियाल, मेरे कमरे के फर्श पर एक लड़की बेहोश पड़ी है। ये बड़ी बेतकल्लुफी से मेरे कमरे में आकर अपनी आंखों से मुझे सैरज़दा करना चाहती थी। यकीनन तनवीमी अमल करके मुझे अपना मामूल बनाना चाहती थी। मैंने इसे जहर से ज़ेर किया है। शायद ये मर जाती, लेकिन मैंने बर वक्त बचा लिया है। जब होश में आएगी तो दिमागी तौर पर कमज़ोर रहेगी। तुम ऐसे वक्त ख्याल ख्वानी के जरिए बहुत कुछ मालूम कर सकोगे। ये कब तक होश में आ जाएगी? मैं इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। होश में ना आई तो दूसरा इंजेक्शन लगाऊंगा। क्या तुम कहीं मसरूफ़ हो? मैं तुम्हारे लिए तमाम मसरूफियात छोड़ सकता हूँ। मेरे दिमाग में मामा और पापा भी आते हैं तो मैं बेचैनी महसूस करता हूँ। सोचता हूँ पता नहीं वो मेरे दिमाग में रहकर कैसे कैसे ख्यालात पड़ रहे होंगे। इसीलिए मैं मुख्तसर और ज़रूरी बातें करके सांस रोक लिया करता हूँ। दानियाल चला गया। 1 मिनट के अंदर ही उसका एक मातियत आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर पारस, मैं दानियाल हूँ। अब इसके दिमाग में रहकर इस दोशीज़ा के होश में आने का इंतज़ार करूँगा। तुम दुरुस्त कहते हो। हम कभी ये नहीं चाहते कि कोई हमारे अंदर पहुंचकर वो ख्यालात पड़े जिनका ताल्लुक सिर्फ हमसे और हमारी महबूबा से होता है। पारस ने कहा, शुक्रिया कि तुम मेरे दिमाग से चले गए, लेकिन मेरे लिए मौजूद हो। मेरा ख्याल है तुम अपने मातियत को कहीं छुपा दो और वहां से इसके जरिए अजनबी दोशीज़ा की आवाज़ और लहजा सुनो। ये किसी तीसरे की मौजूदगी में खुलकर बात नहीं करेगी। मैं चाहता हूं ये पहले की तरह बेतकल्लुफी का मुजाहरा करे। मैं इसे बातों में लगाकर टेलीपैथी के बगैर खुद भी कुछ मालूम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हम अपने अपने तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। बाय द वे, तुमने इसके मुतल्लिक अब तक क्या अंदाज़ा लगाया है? ये तनवीमी अमल के जरिए मेरे दिमाग को अपने काबू में रखना चाहती थी। अगर मैं इसका असीर हो जाता तो शायद ये मुझे कहीं ले जाती। हमारा ख्याल तो सुपर मास्टर की तरफ ही जाता है। शायद ये उसकी अहम आलाकार है। हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो। तुम ख्याल ख्वानी के जरिए हकीकत मालूम कर लोगे। दानियाल अपने मातियत को दूसरे कमरे में ले गया। उसी वक्त मैं दानियाल के पास आया, अपने कोड वर्ड्स अदा किए। उसने मुझे क्विली के मुतालिक बताया। मैंने कहा, मैं सोनिया के पास जा रहा हूँ, मेरी ज़रूरत हो तो वहाँ चले आना। मैं वहाँ से चला आया। पारस अपने कमरे में एक इजी चेयर पर बैठा हुआ नागवारी से क्विली को देख रहा था। क्विली पारस और नैन्सी के दरमियान दीवार बन गई थी। एक नया मसला पैदा कर दिया था। क्योंकि वो अजनबी दोशीज़ा उसी पर तनवीमी अमल करने आई थी, लिहाजा उसके इरादों को समझना बहुत ज़रूरी था। वो इजी चेयर से उठकर उसके पास आया। उसकी नब्ज़ थामकर महसूस करने लगा। नब्ज़ की रफ्तार नॉर्मल थी। वो होश में आने ही वाली थी। फिर उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं। पारस उसके चेहरे पर झुक गया। एक आशिक के अंदाज में बोला, ए हुस्नो शबाब की मलका, जागो, आंखें खोलो। तुम कौन हो? यहाँ मेरे होश उड़ाने आई थी और खुद बेहोश पड़ी हुई हो। वो पूरी तरह आंखें खोलकर उसे देख रही थी और सोच रही थी, मैं कहाँ हूँ और ये खूबरू जवान कौन है। उसे फौरन ही याद आ गया कि वो पारस को ट्रैप करने आई थी और जिसे फांसने आई थी उसने खुद उसे फांस लिया है। उसे यह भी याद आ रहा था कि इस खूबरू जवान ने उसकी हथेली की पुश्त को चूमा था। फिर ऐसा लगा जैसे सांप ने डस लिया हो। इसके बाद वो चकरा कर गिर पड़ी। इतना याद आते ही वो उठने लगी, मगर उठ ना सकी। सर चकराने लगा। वो हाय कहती हुई फिर चारों शाने चित हो गई। कराहते हुए बोली, आह, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूं। क्या तुम वाकई पारस हो या कोई बला हो? पारस ने कहा, यही सवाल मैंने किया था, तुम कौन हो? मगर तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करने लगी। पारस सहारा देने के लिए उसे थामना चाहता था। वो सहम कर लेटे ही लेटे पीछे हटकर बोली, खबरदार मुझे हाथ ना लगाना। तुम पारस नहीं हो, कोई जहरीले आदमी हो। मैं गलत जगह आ गई हूं। उस कमीने बदजात ने मुझे अपने मकसद में नाकाम बनाने के लिए यहाँ का पता बताया है। दानियाल ने पारस के दिमाग में चुपके से कहा, यह टेलीपैथी जानने वाले लारेंस डिकूजा को कमीना बदजात कह रही है। इसका नाम क्विली ग्राहम है। पारस ने पूछा, क्विली, डिकूजा तुम्हें किसी मकसद में नाकाम बनाना क्यों चाहता है? वो बोली, अंगूर ना मिले तो खट्टे मालूम होते हैं। मैं उसके हाथ नहीं आ रही थी। वह जबरन मुझे हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए इंतकामन उसने। वो कहते कहते चौंक गई। फिर बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तुम डिकोजा को कैसे जानते हो? मैं उसे इतनी अच्छी तरह जानता हूं जितना कि एक दोस्त अपने जिगरी दोस्त को जानता और पहचानता है। उसने कहा था कि तुम बहुत खतरनाक हो, आसानी से काबू में नहीं आओगी, लिहाजा तुम्हें काबू में करने के लिए मैंने तुम्हारे अंदर हल्का सा जहर पहुंचा दिया था। वो कराते हुए आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर से उठ गई। फिर उसका सर चकराने लगा। वह डगमगाती हुई इजी चेयर पर आकर गिर पड़ी। पारस ने कहा, तुम्हारे हुस्नो शबाब में शैतानी कशिश है। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए अपने दोस्त डिकूजा को धोखा दे सकता हूं। उसने चौंक कर पारस को देखा, फिर मक्कारी से सोचा, मैं तनवीमी अमल में नाकाम रही, मगर मेरे हुस्नो शबाब का जादू चल रहा है।
मैं डिकोजा के अलैकार को इसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो घूर कर बोली, मैं कैसे यकीन करूं तुम अपने दोस्त को धोखा देकर मेरा साथ दोगे। मैंने बेटे के दिमाग में आकर कहा, इससे कहो तुम इसे पारस के पास पहुंचा दोगे, लेकिन यह तवानाई बहाल करने के लिए कुछ खा पी ले। दानियाल इसके लिए खास दाना पानी भेज रहे। पारस ने कहा, क्विली मैं तुम्हें पारस के पास पहुंचा दूंगा। जब तक मेरा काम नहीं बनेगा मैं तुम्हें बदन को हाथ में नहीं लगाने दूंगी। मुझे मंजूर है, मैं जल्दबाज नहीं हूं। तुम आराम से बैठो, कुछ खा पी कर तवानाई हासिल करो, फिर मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। जब तक पारस क्विली से बातें करता रहा, मैं दानियाल के साथ उसके दिमाग में रहकर तमाम अहम मालूमात हासिल करता रहा। हमें सुपर मास्टर और डिकोजा का मंसूबा मालूम हो गया। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, टेलीपैथी जानने वाला डिकोजा होटल सी व्यू के 10 नंबर कमरे में है। वहां जाओ और दूर ही से उस पर नजर रखो। जब तक कोई मजबूरी ना हो उससे छेड़छाड़ ना करना। मैं अभी आकर तुम्हें तमाम बातें तफसील से बताऊंगा। मैंने वापस आकर पारस को समझाया कि क्विली को तवानाई बहाल करने के बहाने कुछ खिलाया पिलाया जाए। दानियाल का माहतियत खाने का कुछ सामान कमरे में ले आया। मैं क्विली के अंदर रहकर उसे मजीद कमजोरी का एहसास दिला रहा था और उसकी सोच में कह रहा था, मुझे जरूर कुछ खाना पीना चाहिए और इस कुबरू जवान को अपना दीवाना बनाकर पारस तक जल्द पहुंचना चाहिए। मेरे तरगीब देने पर वो खाने लगी। खाने के बाद उसने एक कप कॉफी पी, फिर उसे नशा होने लगा। आंखों के सामने दौरों दीवार घूमने लगे। वो बोली, ये मुझे क्या हो गया है, बार बार नशा तारी हो जाता है, मेरा सर चकरा रहा है। पारस ने उसे इजी चेयर पर से दोनों बाजू में उठाया, फिर दूसरे कमरे में बिस्तर पर लाकर लिटा दिया। वो परेशान होकर बिस्तर से उठना चाहती थी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए लिटाए रखा। पारस उसे वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। वो मुतमईन होकर लेटी रही। मेरी सोच की लहरें आहिस्ता आहिस्ता उसे थपकने लगी। उसकी आंखें बंद हो गई। वो गहरी नींद में डूब गई। मैंने पारस के पास आकर कहा, क्विली और उसका साथी डिकोजा तुम्हें यहां से अगवा करके सुपर मास्टर के पास पहुंचाने आए हैं। मैं अपनी जिंदगी में खतरात से खेलने के लिए अक्सर उल्टे सीधे इक़दामात करता रहता हूं, लेकिन यह तुम्हारा मामला है। बोलो क्या चाहते हो। क्विली और डिकोजा हमारी चुटकियों में हैं। तुम किसी वक्त भी उन्हें मसल सकते हो या उन्हें वक्ती तौर पर कामयाब बनाकर सुपर मास्टर तक पहुंच सकते हो। उसने कहा, पापा मुझे सुपर मास्टर तक पहुंचने का शौक नहीं है, लेकिन अपने भाई तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। मेरे अतराफ जाल बिछाने का मतलब यही है कि सुपर मास्टर हम दोनों भाइयों को कैदी बनाकर आपकी ताकत को बिल्कुल ही तोड़ देना चाहता है। गोया ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, इसमें अहमियत आपकी है। खुदा न खास्ता आपकी ताकत टूटेगी तो हम सब टूट कर रह जाएंगे। मैं दुश्मनों के हाथों अगवा होकर भाई तक पहुंचना चाहता हूं। मुझे यकीन है मैं सुपर मास्टर का तिलिस्म तोड़कर भाई को वापस ले आऊंगा। अब आप अपना फैसला सुनाएं। बाप बेटे का खून एक, ख्याल एक, फिर फैसला एक कैसे नहीं होगा, लेकिन मैं एक शर्त पर तुम्हारी अगवा का मंसूबा कामयाब होने दूंगा। फरमाइए आप क्या चाहती हैं। दुश्मनों के पास टेलीपैथी का हथियार है, इसलिए तुम बाप की मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। मुझे मंजूर है। शाबाश बेटे, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अभी क्विली से निमटने जा रहा हूं। मैं क्विली के दिमाग में आया। वो गहरी नींद में थी। मैंने उसे सोचने पर मजबूर किया। नींद की हालत में जो सोचें होती हैं वो ख्वाब की सूरत में नजर आती हैं। उसने ख्वाब में धुआं धुआं सा माहौल देखा। फिर मेरी आवाज सुनी। मैंने कहा, क्विली तुम्हारी आंखें सो रही हैं, तुम्हारा जिस्म सो रहा है, मगर दिमाग जाग रहा है। वो खामोश थी, ख्वाब में खुद को सोते हुए देख रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग मेरी आवाज सुन रहा है। मैं जो कह रहा हूं उसे तुम सुनती रहोगी और मेरा हुक्म समझकर उस पर अमल करती रहोगी। उसने नींद की हालत में मेरी बात दोहराई। मैं थोड़ी देर तक उसके दिमाग को अपनी आवाज़ और लहजे से मुतासिर करता रहा, उसके हवास पर मुसल्लत होता रहा। जब यकीन हो गया कि वो ट्रांस में आ गई है और पूरी तरह मेरी मामूला बन गई है तो मैंने कहा, तुम बेदार होने के बाद भूल जाओगी कि पारस जहरीला है और तुम उसके जहर से हमारे जाल में फंस गई थी। वो बोली, मैं भूल जाऊंगी कि पारस जहरीला है और इसके जहर के बायस तुम लोगों के जाल में फंस गई थी। तुम अपने पहले मंसूबे के मुताबिक पारस को अपनी आंखों से सैरज़दा करोगी, इसे अपने साथ होटल ले जाओगी, वहां से प्रोग्राम के मुताबिक पहले इसे हेलीकॉप्टर में, फिर एक तैयारे में सुपर मास्टर के मुल्क तक ले जाओगी। उसने मेरी बात दोहराई। मैंने कहा, तुम गैर शऊरी तौर पर पारस की हमायत में रहोगी, सुपर मास्टर और दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के इरादों से इसे आगाह करती रहोगी और सुपर मास्टर का एतमाद बहाल रखते हुए दरपर्दा पारस के काम आती रहोगी। उसने फिर मेरी बात दोहराई। मैंने कहा, बेदार होने के बाद तुम्हारे दिमाग का वो खाना मुकफ्फल रहेगा जहां चोर ख्यालात रहती हैं। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला पारस से ताल्लुक रखने वाले चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकेगा और ना ही तुम पढ़ने दोगी। पारस की हिफाजत के सिलसिले में जितनी अहम बातें हो सकती थी वो तमाम बातें मैंने क्विली के दिमाग में नक्श करा दी। फिर बेटे के पास आकर कहा, क्विली 2 घंटे बाद तनवीमी नींद से बेदार होगी। अब मैं तुम पर अमल करना चाहता हूं। आओ और राजी खुशी खुद को मेरा मामूल बनाओ।
अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई मंसूबा बनाते हैं लेकिन ठीक उसके मुताबिक हालात पेश नहीं आते, क्योंकि तकदीर भी अपना काम दिखाती रहती है। मैंने सोनिया से कहा था वो डिकूजा पर नजर रखे। वो इस मकसद के लिए सीवी होटल गई थी। कोई 15 मिनट के बाद ही वो मारिया को वहां देखकर चौंक गई। वो डिकोजा के कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई थी। परेशान होकर दूर दूर तक देख रही थी। उस कॉरिडोर में सिर्फ सोनिया दिखाई दे रही थी। उसने पहले कभी पारस की मम्मा को नहीं देखा था, लेकिन सोनिया ने उसकी तस्वीरें देखी थी। वो तेजी से चलती हुई करीब आई, फिर सोनिया से बोली, तुमने किसी कद्दे आवर खूबरू जवान को देखा है? वो यहां आने वाला था। सोनिया ने पूछा, क्या तुम पारस को पूछ रही हो? वो खुश होकर बोली, हाँ हाँ, पारस को पूछ रही हूँ। इसका मतलब है तुम मेरे पारस को जानती हो। तुम्हें जरूर मालूम है वो कहाँ है और कब तक यहाँ आने वाला है। प्लीज मुझे जल्दी बताओ। पहले तुम बताओ, होटल के इस कमरे में क्या कर रही हो? पारस ने इसी कमरे में आने के लिए कहा था। वो मेरे दिमाग में आया था। मुझसे कह रहा था रात को किसी वक्त आएगा। सोनिया उस नादान लड़की के हालात को उसकी बातों से समझ रही थी। वो डिकूजा के कमरे से निकल कर आई थी। ये समझने में देर नहीं लगी कि मारिया के दिमाग में पारस नहीं डिकूजा आया होगा और वही पारस बनकर उसे अब तक बेवकूफ बना रहा है। उसने पूछा, मारिया, उस कमरे में जो आदमी है वो क्या कर रहा है? वो हंसते हुए बोली, अब वो क्या करेगा? तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो। भला आदमी मरने के बाद भी कुछ कर सकता है। सोनिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर उसका बाजू पकड़कर खींचती हुई उसे कमरे के बाहर ले जाते हुए बोली, क्या वाकई वो मर चुका है? मगर कैसे? और कैसे? पारस ने दिमाग में आकर कहा कि जिस तरह मैं उसे खुश करती हूँ इसी तरह इसके दोस्त को खुश करूं। अब पारस आएगा तो साफ साफ कह दूंगी कि इस तरह आइंदा किसी को प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि जिसे करती हूं वो ठंडा पड़ जाता है। मेरे पारस जैसा कोई मर्द नहीं। वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर आई। सोनिया दौड़ती हुई डिकूजा की लाश के पास आई। उसकी नब्ज देखना फजूल था, क्योंकि तमाम जिस्म नीला पड़ चुका था। सोनिया ने उसकी जेबों की तलाशी ली, फिर उठकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। डिकूजा के सामान की तलाशी लेते हुए बोली, ये कब से मुर्दा पड़ा है? जब से मैं कमरे में आई हूं। यही तो पूछ रही हूं, कब से? क्या तुम घड़ी के मुताबिक वक्त नहीं बता सकती? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, मेरी टीचर ने एक बार वक्त देखना सिखाया था, मैं भूल गई। क्या यहां कोई मिलने वाला या होटल का कोई मुलाजिम आया था? नहीं, मैं यहां अकेली बैठी बैठी परेशान हो गई तो दरवाजा खोलकर बाहर निकली थी कि शायद पारस नजर आ जाए। ये तुम क्या गजब कर रही थी? तुमने ये क्यों ना सोचा कि दरवाजा खुलेगा तो कोई इस लाश को देख लेगा? तुमने लंदन में रहकर क्या सीखा है? क्या तुम्हारे मम्मी डैडी ने यह नहीं समझाया कि कोई भी तुम्हारे जहर से मरेगा तो तुम कातिला कहलाओगी, तुम्हें उम्र कैद या सजाए मौत होगी? मम्मी और डैडी ने समझाया, लेकिन मैं सजा के डर से यह कमरा नहीं छोड़ सकती। यहां पारस आने वाला है। वो यहां नहीं आएगा। तुम झूठ बोलती हो। कौन हो तुम? मैं उसकी मां हूं। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसे मालूम हो गया कि उसका दोस्त तुम्हारे जहर से मर गया है और पुलिस वाले तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही हैं। इससे पहले मैं तुम्हें यहां से ले जाऊं। मैं पारस से मिलने के बाद उसके साथ जाऊंगी। मारिया, बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें उसी के पास ले जाने आई हूं। मैं उसकी मां हूं। वो आज आधी रात को दुश्मनों से छुपकर मुझसे मिलने आएगा। मैं कैसे यकीन करूं? उससे कहो मेरे दिमाग में आकर बोले। सोनिया ने डिकूजा की लाश को देखा, फिर कहा, अब वो दिमाग में आकर नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? पहले तो इसी कमरे में आकर मेरे दिमाग में बोल रहा था। सोनिया ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी गुड़िया, उसे खांसी होने लगी है। जब तक खांसी खत्म नहीं होगी वो दिमाग में नहीं आ सकेगा। तुम बहुत प्यारी सी समझदार गुड़िया हो। पारस कह रहा था जैसे ही मैं उसका पैगाम सुनाऊंगी तुम समझ जाओगी और फौरन मेरे साथ चल पड़ोगी। वो सोच में पड़ गई। सोनिया ने कहा, तुम नहीं चलोगी तो मेरा क्या है? मैं चली जाऊंगी। पुलिस वाले तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और लोहे के पिंजरे में बंद कर देंगे। फिर ना पारस तुमसे मिलने आ सकेगा और ना ही तुम पिंजरे से कभी निकल पाओगी। मारिया ने डिकूजा की लाश को देखा। ये बात समझ में आ रही थी कि पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे तो फिर पारस से मिल नहीं सकेगी। वो चलने के लिए राजी हो गई। सोनिया ने रिसीवर उठाकर दानियाल के 2-4 नंबर डायल किए। एक नंबर पर राब्ता कायम हो गया। उसने फ्रांसीसी जुबान में कहा, मेरे दिमाग में आओ। उसने रिसीवर रख दिया। मारिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, फौरन यहां से चलो। बाहर निकलकर इस मरने वाले की कोई बात न करना। उसने मारिया के साथ बाहर आकर दरवाजे को बंद किया, फिर लिफ्ट की तरफ जाने लगी। दानियाल ने आकर पूछा, मादाम खैरियत तो है? सोनिया मुख्तसर तौर पर मारिया को पेश आने वाले वाकयात के बारे में बताने के बाद बोली, मैं फिलहाल इसे अपने बंगले में ले जा रही हूं। फरहाद से कहो मुझसे बात करे और तुम ये सोचो कि इस जहरीली लड़की को किस तरह जल्द से जल्द पेरिस या लंदन पहुंचाया जा सकता है। दानियाल ने कहा, मादाम। मारिया ने डिकूजा से पहले एक रईसजादे को भी डसा है। कल के अखबारात शायद सुर्खियों में यह खबर शाया करेंगे कि एक ही किस्म के जहर से 2 आदमी मारे गए और दोनों की हथेली के पुश्त पर इंसानी दांतों के निशान है। सोनिया ने तायद की, हाँ, यह हमारे लिए तशवीश की बात है।
मारिया को कोई मासूम नहीं समझेगा, ये बहुत ही नादान है, अपना बचाव नहीं कर सकती। हम इसकी तरफ तवज्जो देते रहेंगे तो दुश्मन हमारी एकतरफा मसरूफियात से फ़ायदा उठाएंगे। मैं क्विली और पारस पर तनवीमी अमल करने के बाद सोनिया के पास आया। दानियाल से मालूम कर चुका था कि मारिया ने डिकूजा का काम तमाम कर दिया है। अगरचे उसने बुरा नहीं किया था, हमारी दुनिया से एक टेलीपैथी जानने वाले शैतान को कम कर दिया था। हम भी यही करने वाले थे, लेकिन हम मुनासिब वक्त पर ऐसा करते। अब यह हमारे मंसूबे के खिलाफ हुआ था। मारिया हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही थी। मैंने कहा, सोनिया, यह मारिया हमारे लिए आज एक दिन का मसला नहीं है, यह आइंदा भी हमारे बेटे की ज़िंदगी में आएगी, लिहाजा इसके लिए कुछ करना होगा। अभी हम क्या कर सकती हैं? इसे ज़्यादा से ज़्यादा पेरिस पहुंचा सकती हैं। तुमने पारस की परवरिश की है, उसे हीरे की तरह तराशा है। क्या तुम बेटे की खातिर मारिया को हीरे की तरह नहीं तराश सकती? मारिया जहरीली है। अगर ये मंजाली की तरह चालाक, तेज तर्रार और बेहतरीन फाइटर बन जाए तो आइंदा पारस के लिए मसला नहीं बनेगी, बल्कि खतरनाक मराहिल में उसके शाना बशाना रहेगी। ये बात की बातें हैं। अभी मैं पारस को छोड़कर इसके साथ नहीं जाऊंगी। पारस को मुझ पर छोड़ दो। हम क्विली को मौका दे रहे हैं, वो उसे अगवा करके ले जाएगी। ये क्या कह रहे हो? क्या दूसरे बेटे को भी सुपर मास्टर के हवाले करोगे? तुम ऐसे कह रही हो जैसे बेटा नादान और भोला भाला है। वो अपने तौर पर कोई फैसला करना नहीं जानता। ये हम बाप बेटे का फैसला है, वो पूरी एहतियाती तदाबीर के मुताबिक जा रहा है। तुम दुश्मनों को अहमक क्यों समझते हो? क्या वो तुम्हारी एहतियाती तदाबीर का तोड़ नहीं कर सकते? वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। मेरी और तुम्हारी तमाम जिंदगी जोड़ तोड़ में गुजर गई है। मैं चाहता हूं हमारी जिंदगी में हमारी आंखों के सामने ये दोनों बेटे खतरात में कूदकर वापिस सही सलामत आने के हथकंडे और जोड़ तोड़ सीख लें। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक इन्हें अमली तजुर्बात से गुजरते रहना चाहिए। मैं तुम्हारी बात तस्लीम करती हूं, मगर ऐसा कब तक होता रहेगा? क्या ये बच्चे भी हमारी तरह अपना कोई घर नहीं बसाएंगे? ये भी गर्दिश में रहेंगे। हमने बारहा कहीं एक जगह पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिशें की हैं, लेकिन दुश्मनों ने हमें कभी चैन से बैठने नहीं दिया। वो इसलिए कि तुम और रसवंती टेलीपैथी जानते हो। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि टेलीपैथी का हथियार उन्हें कमज़ोर बनाता रहे। हमारे बच्चों के पास ये इल्म नहीं होगा तो शायद उन्हें पुरसुकून जिंदगी गुजारने का मौका मिल सकेगा। जब उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं होगा तो कोई दुश्मन भी उनकी जानिब रुख नहीं करेगा। सोनिया, ये तुम कह रही हो? इस पहलू को नज़रअंदाज कर रही हो कि सुपर मास्टर और मास्कमैन जैसे दुश्मन हमारा इंतकाम हमारी औलाद से लेंगे। ऐसे बुरे वक्त के लिए हमने दोनों बेटों को फौलाद बनाया है। ये ट्रांसफार्मर मशीन का झगड़ा खत्म हो जाएगा तो हम ऐलान कर देंगे कि फरहाद और उसकी फैमिली के तमाम मेंबरान सीधी सादी पुरअमन शहरियों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। आइंदा कोई हमसे छेड़ ना करे। हम भी किसी के मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। मैं भी ऐसे ही ख्वाब देखता हूं, दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। हमारे मुकाबले का कोई दौलतमंद नहीं है, लेकिन हम दुनिया जहान की दौलत देकर भी अपने ख्वाबों की ताबीर नहीं खरीद सकेंगे। मायूसी गुनाह है। जब पारस यहां से जा रहे तो मैं भी मारिया को लेकर पेरिस जाऊंगी। पाकिस्तान, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में ज़मीनें खरीदूंगी। तुम्हारे खानदान के तमाम अफराद और तुम्हारे जांबाज साथियों के लिए आरामदेह कमरे तामीर कराऊंगी। इस दौरान मारिया की तालीम और तरबियत का भी ख्याल रखूंगी। तुम कोशिश करो वो ट्रांसफार्मर मशीन का मामला जल्द से जल्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हम एक बार फिर पुरसुकून घरेलू जिंदगी गुजारने का रास्ता इख्तियार करेंगे। हमें राहत और सुकून पहुंचाने वाले परवरदिगार ने चाहा तो हम अपने नेक इरादों में ज़रूर कामयाब होंगे। वैसे तुम सिर्फ मारिया को नहीं, फरजाना को भी ज़रूरी ट्रेनिंग दोगी। उसे भी तुम्हारे पास पहुंचाया जाएगा। दानियाल ने आकर कहा, मादाम मैं यहाँ के एक पायलट को त्यारे के साथ अगवा कर सकता हूँ, क्या आप उस त्यारे में मारिया को भेजना चाहेंगी? मैं खुद भी उसी त्यारे में जाऊंगी, तुम इंतजामात करो। लेकिन वो अगवा किया हुआ तैयारा और उसके पायलट को पेरिस ले जाकर हुकूमत फ्रांस को बदनाम नहीं करेंगे। तुम उस पायलट के दिमाग पर कब्जा जमा कर हमें बेरोत तक ले जाओगे। वहां हमारे लिए बाबा साहब के इदारे से प्राइवेट तैयारा आ जाएगा। फरहाद, तुम दानियाल से वक्त का तयन करके जनाब शेख साहब से कह दो, वो हमारे लिए तैयारा रवाना कर देंगे। ये कोई मसला नहीं था। मैंने और दानियाल ने वक्त का तयन कर लिया। असल मसला मारिया बनी हुई थी। सोनिया ने कहा, फरहाद, यह लड़की पारस से मिले बगैर नहीं जाएगी और पारस किसी हालत में इससे मिलने नहीं आ सकेगा। इसकी एक ही सूरत है कि तुम पारस बनकर इसके दिमाग में बोलो। मैंने हैरानी से पूछा, यह पारस कब से दिमाग में बोलने लगा है? सोनिया ने मुझे बताया कि किस तरह डिकूजा ने पारस बनकर मारिया के दिमाग में आकर यकीन दिलाया था कि अब पारस भी ख्याल ख्वानी के जरिए गुफ्तगू करने लगा है। जब डिकूजा मर गया तो सोनिया ने मारिया को समझाया कि अभी पारस को खांसी हो रही है, वो ख्याल ख्वानी के जरिए बोल नहीं सकेगा। मैंने सारा मामला समझने के बाद मारिया को ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब किया।
वो सांस रोकने वाली थी। मैंने कहा, मैं पारस बोल रहा हूं, मेरी खांसी खत्म हो गई है। पहले तो वो खुश हुई, फिर नाराज होकर बोली, अब मेरा ख्याल आया तुम्हें। जानते हो तुम्हारे लिए कहां कहां भटक रही हूं और कितनी मुसीबतें उठा रही हूं। मारिया, जरा अक्ल से सोचो। अगर तुम मुझे बदहोश करके होटल में छोड़कर ना जाती, अपने वालदैन के साथ रहती और मुझसे भी मुलाकात करती रहती, तो यूं तुम पर मुसीबतें ना आती। मुझे इल्जाम ना दो। तुमने कहा था जब तक मैं इल्म हुनर सीखकर इस दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझूंगी, उस वक्त तक तुम मुझे खुद से दूर रखोगे। मैंने अपनी और तुम्हारी भलाई के लिए यह बात समझाई है। तुम खुद देख रही हो, इस दुनिया को ना समझने और लोगों के फ्रेम में आते रहने से तुम्हें भी परेशानी होती है, और तुम्हारे जरिए दुश्मन हमारा पता भी मालूम कर लेते हैं। मैं जहां छुपा हुआ था, दुश्मन वहां पहुंच गए। अब मैं वहां से भागकर पेरिस जा रहा हूं। ठहर जाओ पारस, अकेले ना जाना। मुझे यहां तन्हा ना छोड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं अभी एक त्यारे में सफर कर रहा हूं, तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। आऊंगा तो दुश्मन फिर घेर लेंगे। मैंने अपनी सोनिया मम्मा से कह दिया है, वो आज आधी रात के वक्त चुपचाप तुम्हें एक हवाई जहाज में बिठाकर पेरिस ले आएंगी। तुम वहां मिलोगे ना? पहले वहां आ जाओ। जब मैं देखूंगा कि दुश्मन मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो सोनिया के साथ जाने पर राजी हो गई। मैंने उसे यकीन दिलाया कि रात को किसी वक्त पारस ख्याल ख्वानी के जरिए उससे बात करेगा। बड़ी मुश्किल थी। पारस की जिंदगी में दो बचकाना जहन रखने वाली लड़कियां आकर हम सबको खासा परेशान कर रही थी। मारिया से फिर भी तवक्को थी कि वो सोनिया के साय में रहकर चालाक बन जाएगी। जोजो से क़यामत तक इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो बाबा साहब के दायरे में डमी पारस के साथ हंसती बोलती रहती थी। वो उसे सचमुच अपना पारस समझती थी। हमें इत्मीनान था वो इतनी मासूम थी कि डमी गुनाहगार नहीं बन सकता था। हम ये नुस्खा मारिया पर नहीं आजमा सकते थे। उसे बहलाने के लिए पारस की डमी को उसके साथ लगा देते तो चंद घंटों में हमें डमी की लाश मिलती। उसका जहर सिर्फ पारस ही बर्दाश्त कर सकता था। अब देखना यह था कि सोनिया किस तरह खुद को उसके जहर से महफूज रखते हुए उसे पारस के शायाने शान जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाएगी। मैंने क्विली पर तनवीमी अमल करके उसे 2 घंटे बाद बेदार होने के लिए कहा था। पारस पर भी अमल किया था। उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी थी कि वह तनवीमी अमल का बज़ाहिर असर लेगा, किसी भी आमिल को खुश फहमी में मुब्तला करेगा, मगर बातन में जहनी तौर पर नॉर्मल रहेगा। इसी तरह किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने चोर ख्यालात पढ़ने नहीं देगा। वो भी तनवीमी नींद सो रहा था।